साइंस नहीं है भाई साहब, ये तो टेक्नोलॉजी ही टेक्नोलॉजी पूछा जा रहा है यहाँ पर। हर एक प्रकार की टेक्नोलॉजी, आप नैनो टेक्नोलॉजी पढ़ोगे, बायो टेक्नोलॉजी पढ़ोगे, स्पेस टेक्नोलॉजी पढ़ोगे, डिफेंस टेक्नोलॉजी पढ़ोगे और न जाने क्या-क्या। ये सारे बड़े इंटरेस्टिंग से हैं, नाम सुनने में डिफिकल्ट लग सकते हैं, लेकिन जब मेरे से आप लोग एक बार पढ़ लोगे, तो आपके लिए मैं इन सभी टॉपिक्स को बिल्कुल हलवा बना दूँगा और साथ ही साथ आपको खाने में भी मज़ा आएगा, आप दूसरों को भी खिलाओगे और जहाँ पर भी दूर-दूर से ऐसे हलवा आपको दिखेगा ना, आप उछल-कूद कर करके उसको खाने का प्रयास करोगे। मतलब कि साइंस का अब आगे से जो भी कॉन्सेप्ट टॉपिक आपके इर्द-गिर्द न्यूज़पेपर में, न्यूज़ चैनल्स पर, किसी वीडियो में, जहाँ पर भी आप सुनोगे, आपको मज़ा तो आएगा ही और आप कूद-कूद के उसको पढ़ना भी स्टार्ट कर दोगे। ठीक है? तो मेरी यही कोशिश होगी कि जितने भी ऐसे नॉन साइंस बैकग्राउंड के एस्पिरेंट्स हैं, जो कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी से काफ़ी ज़्यादा डरते हैं, उससे भागते हैं, उनको पकड़ के मैं एक बार अपने सामने बैठाऊँ और कन्विंस कर लूँ कि भाई साहब साइंस एंड टेक्नोलॉजी इज़ वन ऑफ द ईज़ीएस्ट सब्जेक्ट। और आप पढ़ोगे आपको खुद भी रियलाइज़ होगा। हम लोग बेसिकली बच्चों, अगर आप लोग ध्यान से देखोगे इस किताब के इंडेक्स में, आपके यहाँ पर मैं खोल के दिखाता हूँ। ये ओवरऑल ना ऐसे 16 चैप्टर्स गिवन हैं, ठीक है? 16 चैप्टर्स आर गिवन और ये 16 चैप्टर्स वैसे तो देखो काफ़ी मोटी किताब में है ये, बट मैं कोशिश करूँगा कि उसको क्रिस्प एंड क्लियर रखा जाए आप लोगों के सामने। मैं कई बार ऐसी चीज़ें होंगी जो कि नोट्स बनाते टाइम उसको लिखूँगा और कई बार ऐसी भी चीज़ें होंगी जो कि मैं उसको पीपीटीज़ में भी प्रेज़ेंट करूँगा, ताकि हमारा क्लास जो है वो कम टाइम में कंप्लीट हो सके। तो ये था हमारा एक बेसिक इंट्रोडक्शन और हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक नई जर्नी और इस जर्नी में आप सभी का स्वागत करते हुए एक बार सबसे पहले हम लोग साइंस एंड टेक्नोलॉजी के कुछ बेसिक सिलेबस को डिस्कस कर लेते हैं। देखो प्रीलिम्स के सिलेबस को देख के तो हम लोग को कुछ नहीं पता चला भाई साहब। क्या लिखा है, क्या सिलेबस है, क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, कुछ नहीं समझ में आता है। इसीलिए हम लोग प्रीलिम्स नहीं, मेंस के सिलेबस को जरा एक बार देखने की कोशिश करते हैं। ये जो मेंस का सिलेबस है, यहाँ पर सबसे पहले लिखा है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी के फील्ड में भाई साहब जो भी डेवलपमेंट्स हुए हैं, पहले तो उनको पकड़ के लेके आओ और पढ़ो। जहाँ पर डेवलपमेंट लिखा पकड़ लो उसको, पढ़ो उसके बारे में, है ना? साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऐसा ही है, जैसे मैं अभी मैंने मोबाइल फोन का एग्जांपल दिया था। आप लोग घर में टीवी देखते हो, अपने घर में वाईफाई लगा के आप लोग बाकायदा नेटफ्लिक्स और अमेज़न प्राइम से, बहुत सारे ओटीटी प्लेटफॉर्म से, यूट्यूब से बहुत सारी वीडियोस देखते हो। आता कहाँ से है ये? ये इंटरनेट क्या है? ये इंटरनेट का कनेक्शन कहाँ से आता है? ये वाईफाई कौन सी टेक्नोलॉजी है? हम लोग रेडियो सुनते हैं, रेडियो टेक्नोलॉजी कहाँ से आ गई है? हम लोग कई बार पढ़ते हैं कि स्पेस में ऐसे कई सारे सैटेलाइट्स लगे हैं। हम लोग को कहीं पर एक जगह से दूसरे जगह जाना होता है, तो हम लोग तो बड़े सिंपल से बस मोबाइल फोन निकालते हैं, इसमें गूगल मैप खट 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 टाइप करते हैं, भाई साहब मेरे को यहाँ जाना है, एंटर। ये लो भाई साहब, शॉर्टेस्ट पाथवे कंप्लीट आपका मिल गया। इट विल टेक जस्ट 15 मिनट टू रीच देयर। ये सब कहाँ से पता चल गया? इस मोबाइल फोन को कौन बता रहा है? इस मोबाइल फोन को गूगल मैप के द्वारा कनेक्शन दिया गया है जीपीएस सिस्टम का। ये जीपीएस क्या है? ये है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। ये जो जीपीएस है, इट्स अ कॉन्स्टेलेशन ऑफ 24 सैटेलाइट्स जो कि हमारे अर्थ के चारों तरफ बढ़िया से घूम रहे हैं और हमारे लोकेशंस को ट्रैक करते हैं। ये सिर्फ आपके अर्थ के ऊपर ड्रॉ हुए लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड को नहीं बताते, बल्कि साथ ही साथ एल्टीट्यूड को भी बताते हैं। मतलब कितने हाइट से, मान लो एरोप्लेन से उड़ रहे हो, तो आपकी क्या हाइट है, ये भी बता सकता है जीपीएस सिस्टम। जीपीएस किसका है? ये यूएस का है। तो यूएस का है, हम लोग क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं भाई? इंडिया में क्यों नहीं है कुछ? इंडिया में भी है, डोंट वरी, बट हम लोग उसका बस इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। आपके मोबाइल फोन में ऐसे पता नहीं कितने सारे एप्लीकेशंस हैं जो कि इसी जीपीएस सिस्टम का इस्तेमाल कर रहे हैं। जितने भी आपके फूड डिलीवरी सिस्टम्स हैं, या फिर जैसे अगर आप लोग दिल्ली या फिर ऐसे किसी टियर 1 सिटी में रहते हो जहां पर ब्लिंकिट, ज़ेप्टो, इन सब जैसे आप लोगों को दिखता है ना कि वहां से ऑर्डर चल चुका है भाई साहब, हमारे वहां पर उस रास्ते पर पहुंचा। ये सब ट्रैक कौन कर रहा है? कहां से ट्रैक कर पा रहे हैं? ये सब लोग जीपीएस सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं। आई थिंक आपको इन्फॉर्मेशन तो मिल गई होगी कि हम लोग बेसिकली ऐसे टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल करते तो अपने नॉर्मल लाइफ में है, बस हम लोग उसके पीछे के रीजन को कभी नहीं समझ पाते हैं और शायद साइंस एंड टेक्नोलॉजी के फील्ड में हम लोग को यही समझना है। तो हम इन डेवलपमेंट्स की बात कर रहे थे। बच्चों देखो, अभी आप लोगों ने, हो सकता है कि अभी तक साइंस पढ़ा हो, फिजिक्स पढ़ा हो, केमिस्ट्री पढ़ा हो, बायोलॉजी पढ़ा हो, लेकिन हमारे यूपीएससी के सिलेबस में ये साइंस का थोड़ा सा कम स्कोप है। बेसिकली हम लोग यहाँ पर टेक्नोलॉजी पढ़ते हैं और टेक्नोलॉजी सच बताऊं तो ज्यादा इंटरेस्टिंग है। क्यों ज्यादा इंटरेस्टिंग है? क्योंकि वो एप्लीकेशन पार्ट है। किसी भी सब्जेक्ट का अगर आप एप्लीकेशन पार्ट पढ़ते हो ना, तो वो अपने आप में इंटरेस्टिंग हो जाता है, क्योंकि वो आपको अपने सामने होता हुआ दिखता है, आप उसको महसूस करते हो, सीखते हो, समझते हो। तो अब हम लोग बिना देरी के, बहुत सारी इधर-उधर की बातें हो गई, बस अब सिलेबस पढ़ाते हैं और अपना पहला चैप्टर जो है उसको स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी, उसके डेवलपमेंट और इन डेवलपमेंट्स के साथ-साथ इनका हमारे डेली लाइफ में, एवरीडे लाइफ में क्या-क्या इफेक्ट आता है, क्या-क्या एप्लीकेशंस हैं, ये सारी चीजें भी हम लोग को पढ़नी पड़ेगी। और इनफैक्ट जो हमारा पहला चैप्टर है वो भी यही कहता है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन एवरीडे लाइफ। हम लोग इसी चैप्टर को पढ़ने यहाँ पर आज इकट्ठा हुए हैं, ठीक है? अब सिर्फ इतना ही नहीं, और भी बातें करते हैं, जैसे कि हमारे इस महान धरती पे, हमारे इस महान भारतवर्ष में ऐसे कई सारे महान वैज्ञानिक पैदा हुए हैं जिन्होंने इस संसार को, इस ब्रह्मांड को बहुत कुछ दिया है साइंस के फील्ड में। उनके बारे में, उनके अचीवमेंट्स को जरूर से याद रखो। ये भी हमारे सिलेबस में लिखा है, अचीवमेंट्स ऑफ इंडियंस इन साइंस एंड टेक। इसके बाद यहाँ पर एक वर्ड लिखा है, इंडिजिनाइजेशन। इंडिजिनाइजेशन का क्या मतलब है, मैं आपको समझाता हूँ। ऐसी बहुत सारी टेक्नोलॉजीज हैं जो कि इंडिया के पास शुरुआती दौर पर नहीं थी। अब आप सबको पता है कि हमारा भारतवर्ष जो है वो 1947 ईस्वी में आजाद होता है। 1947 में इंडिपेंडेंस पाने के बाद हमारा इंडिया बहुत इकोनॉमिकली वेल ऑफ कंट्री नहीं था, बहुत अमीर कंट्री नहीं था। खाने को अनाज नहीं थे, डेवलपमेंट इश्यूज थे। सारा का सारा भारतवर्ष जैसा आज हमें मैप में दिखता है वैसा नहीं था, टूटा हुआ था, टुकड़ों टुकड़ों में विभाजित था। बहुत सारे प्रिंसली स्टेट्स थे जो कि अलग रूल करना चाहते थे, उन सबको एक साथ यूनिफाई करना था और साथ ही साथ एक ऐसी पॉलिसी बनानी थी जहां पर लोगों का एक्चुअल में डेवलपमेंट भी हो सके। इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए पैसे नहीं थे, लेकिन उस टाइम पर भी इंडिया जो है बहुत सारे टेक्निकल डेवलपमेंट्स में आगे आया। उसमें से एक था न्यूक्लियर डेवलपमेंट। अब न्यूक्लियर डेवलपमेंट में आप सोचो किसकी बात हो रही है? न्यूक्लियर वेपन की भी बात हो सकती है। इंडिया बोला नो भाई नो, न्यूक्लियर वेपन अभी हमें नहीं चाहिए।
हमें चाहिए न्यूक्लियर पावर प्लांट्स, जिससे कि हम लोग बिजली पैदा कर सकें। आज हम लोग कोल का इस्तेमाल करके थर्मल पावर प्लांट्स लगा रहे हैं, लेकिन आज से 25, 30, 40 साल बाद हम लोग इस कोयले को नहीं जला पाएंगे, क्योंकि पहली बात तो वो अपने आप में लिमिटेड है और दूसरा पॉल्यूशन बहुत ज्यादा करता है, तो इससे हमारे ही लोगों को नुकसान होगा। ग्लोबल वार्मिंग की शिकायत उस टाइम पर उतनी ज्यादा तो नहीं थी, लेकिन फिर भी वहां पर भी ना ऐसे बहुत सारे अनुभवी लोग बैठे थे, बहुत सारे रिसर्च स्कॉलर साइंटिस्ट ऐसे ऐसे लोग थे जिनको अपना इंडिया 100 साल बाद का दिखता था, 50 साल बाद का दिखता था। उन सभी चीजों को सोच के उन्होंने उस पर्टिकुलर टाइम पर इफर्ट किया। तो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी हमारे पास थी नहीं, हमें न्यूक्लियर पावर को कैसे यूटिलाइज करके बिजली बनानी होती है हमें नहीं पता था भाई साहब। ना ही हमारे पास न्यूक्लियर फ्यूल था जिससे कि हम लोग उसमें फिजन या फ्यूजन कौन सा रिएक्शन होगा, कमेंट सेक्शन में बता दो एक बार फटाफट से। ये कौन से रिएक्शन से हम लोग इसको पावर प्लांट में प्रोड्यूस कर दें, ये भी नहीं पता था। हम लोग दूसरे दूसरे जगहों पर जाके, दूसरे देशों में जाके बोलते थे कि सर हमें प्लीज दे दीजिए, ये टेक्नोलॉजी नहीं है हमारे पास। थोड़ी बेइज्जती हुई, लेकिन कुछ लोगों ने दे भी दिया। रशिया, इजराइल जैसे कंट्रीज ने हम लोग को काफी सारी चीजें दी, फ्रांस ने बहुत सारी चीजें दी, तो हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया काम करना, उस पर स्टार्ट किया। बाद में जब हमें और टेक्नोलॉजी की जरूरत थी, मना कर दिया उन्होंने। वहां पर दिमाग ठंडा कि भैया ये लोग तो मना कर देंगे, हमें आगे नहीं बढ़ने देंगे अपने से, हमें चाहिए इंडिजिनाइजेशन, मतलब स्वदेशी चाहिए, अपना खुद का बनाया हुआ चाहिए। तो उस टाइम पर हम लोगों ने पता नहीं कितने सारे न्यूक्लियर वेपन्स या फिर न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के कंपोनेंट को खुद बनाया है। रॉकेट लॉन्च करने की या फिर स्पेस में सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए जो रॉकेट व्हीकल्स या फिर जो हम लोग लॉन्च व्हीकल्स बनाते हैं, उसमें हम लोग को क्रायोजेनिक इंजन की जरूरत थी। क्रायोजेनिक इंजन लेकिन कोई देने वाला नहीं था, हम लोगों ने खुद बनाया। एटॉमिक क्लॉक हम लोग को इस्तेमाल करना था अपने सैटेलाइट्स में, उन सैटेलाइट्स में एटॉमिक क्लॉक इजराइल के पास था। इजराइल ने हमारी हेल्प की अभी तक एटॉमिक क्लॉक में, लेकिन अभी इसी साल, पिछले साल या इसी साल, आप इसी साल एनवीएस 01 हमारा वाला जो जीपीएस है उसका नाम क्या है बच्चों, नाविक। ये जो नाविक है ना, इसमें एक एनवीएस 01 करके सैटेलाइट गई है, वो समझ लो एक प्रकार का सेकंड जनरेशन का सैटेलाइट है, एडवांस सैटेलाइट है। उसमें हम लोगों ने अपना खुद का इंडिजिनियसली बिल्ड एटॉमिक क्लॉक लगाया, रुबिडियम एटॉमिक क्लॉक। ये रुबिडियम एटॉमिक क्लॉक क्या है, डोंट वरी, सब कुछ पढ़ेंगे, इत्मीनान से पढ़ेंगे, जब स्पेस टेक्नोलॉजी आएगी तब। अभी के लिए इतना समझो कि इंडिजिनाइजेशन को भी हम लोग पढ़ते हैं अपने पूरे सिलेबस में, तो इंडिजिनाइजेशन भी है। साथ ही साथ हम लोग को सिर्फ खुद बनाने का नहीं, बल्कि आप इर्द गिर्द पूरे देश में नाच के देखो भाई साहब की क्या क्या चीजें प्रोड्यूस हो रही हैं, उन सबको लेके आओ अपने यहाँ पर। जितने भी चीजें डेवलप हो रही है उनका अवेयरनेस आपके पास होना चाहिए, ना सिर्फ अपने देश में बल्कि दूसरे जगहों पर भी। आपको पता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना है, चैट जीपीटी और जेमिनी और लामा जैसे सर्विसेज हम लोग के अपने फोन में खुद के खुद अवेलेबल हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट। हम लोग पता नहीं कितनी चीजें कर रहे हैं, अगर नहीं कर रहे हैं तो कर लो, आधी दुनिया इसी से बहुत आगे बढ़ जाएगी, आप पीछे रह जाओगे। तुरंत तुरंत आज के आज में चैट जीपीटी, जेमिनी, लामा क्या है ये सब सर्च करो और इस्तेमाल करना शुरू कर दो, बहुत हेल्प करेगा, है ना। चलो आगे, अभी जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हम लोग आईसीटी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ेंगे डिटेल से, बट अभी से आप लोग थोड़ा सा अवेयर तो रहो कम से कम। तो ये अवेयरनेस की बात करता है किसमें, स्पेस के फील्ड में, ये बात करता है आईटी के फील्ड में, कंप्यूटर्स में। क्या कंप्यूटर कौन सा, सुपर कंप्यूटर भाई साहब बना रहे हैं हम लोग, साथ ही साथ क्वांटम कंप्यूटर भी बना ले रहे हैं। क्वांटम कंप्यूटर क्या है, ये सुपर कंप्यूटर क्या है, डोंट वरी। अभी के लिए इतना समझो कि इनकी प्रोसेसिंग अपने इस छोटू लैपटॉप से कई गुना ज्यादा है, कई गुना ज्यादा, मतलब मिलियंस टाइम्स ज्यादा है ना। तो इसलिए उसमें बहुत कॉम्प्लेक्स डेटा सॉल्व हो जाते हैं, बस इतना ही समझो। फिर रोबोटिक्स की बात आती है, एलॉन मस्क की कंपनी देखी क्या, एलॉन मस्क की कंपनी ने कितना खतरनाक रोबोट बनाना है, बिल्कुल ह्यूमनॉइड रोबोट जैसा बन चुका है भाई साहब। अब तो हमारे यहाँ पर भी एक व्योम मित्र बना है, जो कि अभी हमारा जो गगनयान मिशन है उसमें जब हम लोग इंसानों को भर के भेजेंगे, उससे जस्ट पहले एक व्योम मित्र रोबोट है, उसको पहले भर के भेजेंगे, भाई तुम जाओ पहले घूम के आओ, तुम्हारा जिंदगी अगर वापस आते टाइम सुरक्षित रहा तो हम समझ जाएंगे कि इंसान भी इसके अंदर सेफली जाके वापस आ सकते हैं। तो ये व्योम मित्र क्या है, ह्यूमनॉइड रोबोट है, अपने खुद का बनाया हुआ ह्यूमनॉइड रोबोट है। कितने सारे लोगों ने इससे बातचीत किया, इसका इंटरव्यू पब्लिश इंटरनेट पर, खोजो देखो मजा करो, लेकिन लिमिटेड मजा करना, ऐसा ना हो कि उसी में बह जाओ, वही सब देखने लगो, सिलेबस छोड़ दो। उसके बाद नैनो टेक्नोलॉजी आता है, बायोटेक्नोलॉजी आता है, उसके बाद बहुत सारे ऐसे इश्यूज जो कि आपके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट से रिलेटेड है, आईपीआर बोलते हैं इनको, जिनको नहीं पता उनको बता देता हूं कि आईपीआर एक ऐसा पोर्शन है जहां पर आप बोलते हो कि भैया ये मेरी गाड़ी, ये उसका चाबी, और ये लो एक पेज जिसमें लिखा हुआ है कि भैया इसके मालिक कौन है, इसके मालिक हैं ये बिरला साहब, ये इनके मालिक गुप्ता जी हैं, ये इनके देखो उपाध्याय जी हैं इनके मालिक, सबका नाम उस पर लिखा रहेगा, जिसका भी वो कार रहेगा, मतलब कि वो पर्ची क्या कहलाता है, प्रूफ देता है कि ये कार ये किसकी प्रॉपर्टी है, ये उपाध्याय जी की है, गुप्ता जी की है। बात क्लियर है। लेकिन अगर यही चीज कुछ ऐसा प्रोड्यूस करो आप लोग, जैसे मान लो आपने म्यूजिक प्रोड्यूस किया बहुत ही बढ़िया गुनगुनाते हुए, आपको मैं अपने बारे में बता देता हूं, मैं भी कभी कभी म्यूजिक कंपोज करता हूं, है ना। तो मान लो मैंने कोई अपने, मैं गिटार भी प्ले करता हूं, तो गिटार से मैंने कोई म्यूजिक कंपोज की, उस पर कोई धुन दी, लिरिक्स लिखा और गा दिया, वाह क्या बात है। ये जो है, ये जो मैंने गाया, ये जो मैंने म्यूजिक निकाला, इस पे क्या खर्च हुआ, आप बोलोगे समय, अरे नहीं समय तो खर्च हुआ ही लल्ले, लेकिन उसके बाद और क्या हुआ, उसके बाद खर्च हुआ मेरा खुद का दिमाग, मेरी खुद की क्रिएटिविटी। तो ये क्रिएटिविटी ये कहलाती है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। बात घुसी क्या भेजे में, मैंने किताब लिखा साइंस एंड टेक्नोलॉजी पर, मैंने किताब लिख दिया भाई बढ़िया सा, है ना। अब उस किताब को अगर मैं छपवाता हूं तो वो किताब, जो किताब फिजिकल फॉर्म में है, वो उसका मुझे पेटेंट या फिर उसका कॉपीराइट नहीं मिलेगा, मुझे पेटेंट तो इस पे नहीं मिलेगा, कॉपीराइट किताबों में मिलता है, तो उसका कॉपीराइट नहीं मिलेगा। अरे जो शब्दों को बांध के मैंने उस पर लिखा है अपने दिमाग से ना, उस लिखे हुए शब्दों को, उसके ऊपर मुझे मिलेगा मेरा कॉपीराइट। यही कॉपीराइट, पेटेंट, ट्रेडमार्क, लोगो, जीआई टैग, ये सब जितना भी सब समझते हो, ये सब के सब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के अंदर में आते हैं। तो पढ़ेंगे उसको भी, ये भी हमारा चैप्टर है एक, है ना। तो ये पूरा सिलेबस है साइंस एंड टेक का, बहुत ज्यादा। इसके अलावा यहाँ पर जो मेंशन नहीं है सिलेबस में और यूपीएससी पूछ लेता है, वो है इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। उसके बाद हम लोग बहुत बार डिफेंस टेक्नोलॉजी यहाँ पर नहीं मेंशन है, तो डिफेंस को भी हम लोग अलग से पढ़ते हैं कि कौन सा मिसाइल, कौन सा हम लोग बोल सकते हैं अपने एयरफोर्स, नेवी और आर्मी के पास कितने कितने इक्विपमेंट्स हैं, उन सबको भी बड़े रोचक ढंग से हम लोग समझते हैं, ठीक है।
चलो ये सारी बात हम लोगों ने कर ली, बहुत सारी चीजें थी। अब हम लोग एक एक करके अपने इस टॉपिक पर चलते हैं। सबसे पहला मैं तो शुभारंभ करता हूं, और शुभारंभ करते हुए जरा मैं इसको लिखता हूं यहां पर। कहां गया भाई ये? मैं चैप्टर का नाम लिखता हूं, आज है हमारा चैप्टर नंबर 1। सो सॉरी कि थोड़ा ज्यादा समय लिया मैंने इसको इंट्रोड्यूस करने में, लेकिन करना जरूरी था। आप लोग समझ नहीं पाते कि हम लोग साइंस एंड टेक में आखिरकार करेंगे क्या, है ना। तो आज हमारा चैप्टर 1 है। चैप्टर 1 क्या कहता है? साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन एवरीडे लाइफ। याद करो सिलेबस का पार्ट है, इसीलिए इसको बताया था मैंने। अब मैं छोटे में साइंस एंड टेक को एसएनटी लिख देता हूं, है ना। साइंस एंड टेक इन एवरीडे लाइफ, ये हमारा आज का चैप्टर है। अब जरा सबसे पहले हम लोग बात करते हैं अपने साइंस के बारे में। भाई साइंस क्या है? साइंस साइंस कोई पूछे तो क्या बताओ उसके कान में जाके? बताओ तो सही, जल्दी से कमेंट सेक्शन में करके बताओ साइंस का मतलब क्या होता है और टेक्नोलॉजी से वो कैसे अलग है। क्या समझते हो आप लोग? देखो, अगर कोई साइंस नहीं समझता है तो मैं आपको बताता हूँ। साइंस का सिंपल सा मतलब है, हम लोग अगर किसी भी चीज के लिए एक लॉजिक फाइंड करते हैं, एक रीजन फाइंड करते हैं, किसी भी प्रोसेस का, किसी भी क्रिया का, जो भी काम हम लोग करते हैं उसके पीछे, या फिर किसी फेनोमेना का, उसके पीछे जो भी रीजन फाइंड आउट करने की बात करते हैं, उसी को हम लोग साइंस कहते हैं। ठीक है, साइंस क्या है आपका? साइंस जो है, साइंस वो बेसिकली आपका एक क्वेश्चन बहुत अच्छे से टैकल करता है, और वो है वाई। ये पेन है, ये पेन को मैंने यहां पर ऐसे छोड़ा, ये नीचे गिरा, क्यों? क्यों को कौन बताएगा? साइंस। ग्रेविटेशन फोर्स है इसके पीछे। मैं यहां पर खड़ा हूं लेकिन हवा में ऐसे ऐसे उड़ नहीं जा रहा हूं, क्यों? ग्रेविटेशन। कौन बताएगा क्यों हुआ ऐसा? साइंस बताएगा। और भी बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हैं, जैसे कि मैं इस टीवी को एक मुक्का मारूं तो मुझे भी चोट लगेगी। न्यूटन का थर्ड लॉ, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। ऐसा क्यों हुआ? क्यों? व्हाई? साइंस बताएगा। न्यूटन का थर्ड लॉ कौन बताता है? साइंस बताता है। मैंने अभी अभी एक सिस्टम लिया, और एक सिस्टम, मान लो एक टेस्ट ट्यूब लिया मैंने, एक टेस्ट ट्यूब में मैंने क्या किया? सोडियम डाल दिया, ठीक है, सोडियम या पोटेशियम, और उसको हवा में खोल दिया, काट के खोल दिया, आग पकड़ लेगा तुरंत। क्यों? केमिस्ट्री, साइंस बताएगा। बायोलॉजी की बात करते हैं। अरे मैं देख रहा हूं यार कि मेरे नाखून जो है वो बढ़ते रहते हैं, मेरे बाल भी बढ़ते रहते हैं, क्यों? साइंस बताएगा। हम लोग बातचीत कर पाते हैं, हम लोग एक दूसरे को समझ पाते हैं, हमारी भाषा है बातचीत करने की, ये सब क्यों समझ पाते हैं? ब्रेन का। ब्रेन क्या करता है? बोलते हैं कि भाई साहब मैसेज प्रोसेस करता है। बोले कैसे या क्यों करता है? ये सारे के सारे आंसर आपको मिलेंगे साइंस के अंदर। तो ऐसे बहुत सारी चीजें जो कि साइंस सॉल्व करता है, और बेसिकली ये वाई फैक्टर को वो क्लियर करता है। ठीक है, वैसे देखो साइंस सिर्फ और सिर्फ वाई पर ही नहीं टिका है, वो हाउ भी बता सकता है, कैसे होता है कोई चीज, है ना। तो यहां पर वाई के साथ साथ हाउ भी लिख सकते हो आप लोग। प्रोसेस को भी डिफाइन करता है ना, कैसे डिफाइन करके बताएगा। ठीक है, तो ये साइंस हो गया। लेकिन टेक्नोलॉजी क्या है? ये तो साइंस है, तो टेक्नोलॉजी क्या है? टेक्नोलॉजी किस चिड़िया का नाम है? तो हम बोलेंगे बेटा जो साइंस में तुम लोगों ने पढ़ा है ना, उसी को अप्लाई करो, उसके रिलेटेड कोई एप्लीकेशंस डेराइव करो, वो कहलाएगा टेक्नोलॉजी। जैसे कि हम लोग को पता है कि एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो इसका मतलब है कि अगर ये एक रॉकेट लॉन्च है और इसके नीचे हम लोगों ने उसको, या तो यार इतना रॉकेट लॉन्च पर क्यों जाए, हम लोग दिवाली पे पटाखे जलाते हैं, उसमें भी रॉकेट आता है। तो रॉकेट में क्या करते हैं? उसकी जो फुलझड़ी बाहर निकली होती है उसमें माचिस की तीली से एक आग लगाते हैं, वो जलता है, और उसके अंदर जो मसाला भरा होता है वो नीचे के डायरेक्शन में बहुत तेजी से फोर्स लगाते हैं, जिससे कि रॉकेट ऊपर की तरफ उड़ जाता है ना। क्या ये न्यूटन का थर्ड लॉ ही है? लेकिन ये जो रॉकेट उड़ा ना, ये इसकी टेक्नोलॉजी है। इसके पीछे जो प्रोपल्शन सिस्टम लग रहा है, ये क्या है? इसका एप्लीकेशन, और ये एप्लीकेशन कहलाता है टेक्नोलॉजी। सेम टू सेम हम लोग स्पेस टेक्नोलॉजी में भी इस्तेमाल करते हैं। तो टेक्नोलॉजी बेसिकली क्या है? किसी भी साइंस का जो भी हम लोग थ्योरी में बातें पढ़ते हैं, सिर्फ उन पढ़े हुए चीजों का अगर हम कोई प्रैक्टिकल एप्लीकेशन करके देखते हैं तो वो फॉल होता है हमारे टेक्नोलॉजी सेगमेंट में। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी बेसिकली आपको समझ में आ गया कि क्या कहता है। और जब मैं यूं बोलता हूं कि यूपीएससी के सिलेबस में साइंस थोड़ा कम है, टेक्नोलॉजी थोड़ी ज्यादा है, तो आप अब ये बताओ कि बिना साइंस पढ़े आप टेक्नोलॉजी पढ़ पाओगे क्या? सिर्फ एप्लीकेशन एप्लीकेशन पढ़ लिया और उसका साइंस उसके पीछे का क्यों वाला रीजन नहीं पढ़ा, तो क्या वो एप्लीकेशन समझ में आएगा क्या? आप बोलोगे बिल्कुल भी नहीं सर, नहीं समझ में आएगा। तो साइंस पढ़ना पड़ेगा क्या? बिल्कुल पढ़ना पड़ेगा बेटा, लेकिन सारे के सारे साइंस नहीं पढ़ने पड़ेंगे। अगर हम लोग बायोटेक्नोलॉजी पढ़ रहे हैं तो बायोटेक्नोलॉजी के अंदर जो बायोलॉजी का लिमिटेड चैप्टर के पीछे साइंस का रीजनिंग हमें चाहिए, हम सिर्फ उतना ही पढ़ते हैं जिससे कि हमारा पूरा बायोटेक्नोलॉजी खत्म हो जाए। अब उसके अंदर हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है, हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या है, हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है, हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या है, हमारा नर्वस सिस्टम क्या है, इतनी सारी चीजों को पढ़ने की जरूरत नहीं है। हम लोग को सिर्फ सेलुलर लेवल पर अपनी बायोलॉजी को पढ़ने की जरूरत है कि हमारा सेल क्या डिफाइन करता है, उसको पढ़ेंगे। जब बायोटेक्नोलॉजी भी अगला से अगला चैप्टर आएगा, कुछ कुछ चैप्टर के बाद हम लोग उसको भी पढ़ेंगे, डोंट वरी। अब हम लोग स्टिक करते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी का मतलब समझ लिया है हम लोगों ने, लेकिन आखिरकार इसका अगर हिस्टोरिकल इवोल्यूशन होता है, थोड़ा एक बार अपना फेवरेट कलर ले लूं बच्चों। ये देखो, ये है मेरा फेवरेट कलर पहला, और दूसरा जो फेवरेट कलर है मेरा वो ये है, थोड़ा सा ये कलर ना, ये कलर, यस, ये मेरा दो फेवरेट कलर है। और इसी से हम लोग सबसे पहले लिखते हैं हिस्टोरिकल डेवलपमेंट। हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। हिस्टोरिकली अगर देखें तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी कैसे डेवलप हुआ, किसने उसको डेवलप किया, कौन लेके आया पहले पहले। तो सबसे पहले हिस्ट्री में जब भी हम लोग बात करते हैं इंसानों की उत्पत्ति की, उनके कुछ अच्छे कामों की, तो हमारा मतलब होता है हमेशा और हमेशा एंशिएंट इंडिया से शुरू करने का, या फिर एंशिएंट पीरियड से शुरू करने का। तो सबसे पहले अगर हम लोग एंशिएंट पीरियड की बात करें तो क्या इस समय कोई भी महान साइंटिस्ट, महान वैज्ञानिक पैदा हुए थे हमारे इस पावन भारतवर्ष धरती पर? कोई थे ऐसे? आप बोलोगे बिल्कुल थे। और उसका आंसर क्या होगा भाई? अगर हम लोग आर्यभट्ट की बात करें, आर्यभट्टीय नाम से उन्होंने किताब की संरचना की थी, जिसके अंदर उन्होंने पहली बार शून्य का इस्तेमाल किया था, जीरो इस्तेमाल किया था उन्होंने, आर्यभट्ट ने।
बात याद है कि नहीं याद है? इसी तरीके से ऐसे बहुत सारे डेसिमल सिस्टम, जीरो, ये सारी चीजें, और इनफैक्ट हम लोग वराहमीरा की बात करते हैं, वराहमीरा का पंच सिद्धांतिका और आर्यभट्ट का आर्यभट्टीय, ये सारे के सारे जो वर्ड्स हैं ये आप लोग अपने नोट्स में चाहो तो लिख सकते हो। एक बात और क्लियर कर देता हूं कि बहुत सारी चीजों को मैं ड्रॉ करके बताऊंगा, बहुत सारी चीजों को मैं पीपीटी के फॉर्म में लेके आऊंगा। आप लोग अपने साथ एक बकायदा अच्छी सी सुंदर सी कॉपी साथ में रखो, पेन साथ में रखो, जो भी चीजें मैं बोलता हूं, जो भी चीजें मैं लिखाना चाहता हूं, उनको जरूर से लिखना, जिससे कि फ्यूचर में आपका रिवीजन बड़ा ही सॉलिड तरीके से चले। पहली बात, यहां पर मैं बता रहा हूं आपको आर्यभट्ट, आर्यभट्ट का एक किताब था जिसको हम लोग बोलते हैं आर्यभटीय। इसमें बेसिकली जीरो या फिर डेसिमल सिस्टम को यूज करने का पूरा कैलकुलेशन था। दूसरे नंबर पर हमने बात किया वराहमीरा का, वराहमीरा, और इन्होंने एक किताब लिखी थी जिसका नाम था पंच सिद्धांतिका। पंच सिद्धांतिका मतलब कि उसमें बहुत सारे थ्योरम्स थे जिनको कि हम लोगों ने एक साथ कंपाइल किया था, और इसी को हम लोग बोलते हैं पंच सिद्धांतिका, है ना। ये एस्ट्रोनॉमी के ऊपर बहुत ही शानदार किताब थी, पंच सिद्धांतिका। ठीक, ये दो नाम अगर आपको याद हो गए हैं तो भी बहुत है ना, इससे ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है। वैसे तो देखो, अगर एंशिएंट पीरियड में, ये तो थोड़ा मैथ की बात हो गई, लेकिन अगर हम लोग थोड़ा सा और बात करें यार, इसको थोड़ा सा चिपका देते हैं ना। सबसे पहले तो इसको पकड़ते हैं हम लोग को, अगर और लोग का नाम लिखना है तो इसको थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं यहाँ पर। अब देखो ये सारी चीजें बच्चों, आप मेरे से देख के लालच में मत आना, क्योंकि ये सब सिर्फ स्मार्ट बोर्ड पर ही हो सकता है, आपके कॉपी ओपी पर नहीं हो पाए, है ना। तो रोना मत ये सब देख के, ठीक है, रो नहीं रहे हो ना, ठीक है, अच्छी बात है। हम लोग देखते हैं इसी के साथ साथ अगर हम लोग और भी कुछ चीजें को ध्यान में रखें, जैसे कि अगर हम लोग मेडिसिन के फील्ड में जाए, मेडिसिन के फील्ड में जाए, तो दो महान वैज्ञानिक हम लोग को यहाँ देखने को मिलते हैं, या फिर डॉक्टर्स बोल रहे हैं, सर्जन्स बोल रहे हैं, चरक और सुश्रुत। चरक और सुश्रुत, यहां पर सबसे पहले मैं आपको बताता हूं चरक। जो चरक संहिता थी, चरक संहिता हमारे मेडिसिन के बारे में बहुत सारी चीजें बोलती थी। इन्होंने किताब की संरचना जो हुई थी, संग्रहण था इसका, उसको बोलते हैं हम लोग चरक संहिता। और इसमें, इस चरक संहिता में पूरे के पूरे बकायदा मेडिसिन के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन थी। इसके बाद हमारे जो सुश्रुत साहब थे, सुश्रुत साहब वन ऑफ द फर्स्ट सर्जन ऑफ द वर्ल्ड कहलाते हैं। इन्होंने बहुत सारा ऐसे सर्जरीज के बारे में यहां पर बात हुई है ना, ऐसे यू कर लो इसको, तो ऐसे लिख देता हूं, कोई बात नहीं। बहुत सारे सर्जरीज करके इन्होंने देखा। एक्चुअली मेरे लिए नया बोर्ड है, इसमें पता नहीं क्यों ये पेन चल नहीं रहा है सही से, अच्छी राइटिंग नहीं बन रही है मेरी, नहीं तो बाकी चैप्टर्स आप देखोगे तो मैं खुद मानता हूं कि राइटिंग थोड़ी तो सही है ना, लेकिन यहां बहुत ही गंदी बन रही है। तो सुश्रुत ने सुश्रुत संहिता लिखा, और पहली बार इसमें बहुत सारे सर्जरीज की बात हुई कि भाई साहब, हर इलाज का जो, हर दर्द का या फिर हर डिसीज का जो इलाज है वो सिर्फ दवाइयां खाने में नहीं है, कई बार उसको जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए सर्जरी करनी पड़ती है, और कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स सर्जरीज इस सुश्रुत संहिता में मेंशन्ड है। अब चूंकि ये सारे टेक्सुअल चीजें जो है ये बिल्कुल एग्जैक्ट फॉर्म में हमारे पास नहीं है, इसलिए हम लोग सारी इंफॉर्मेशन को ट्रेस नहीं कर सकते हैं, अदरवाइज इसमें बहुत सारी चीजें लिखी होती थी, इसका कुछ पोर्शन हमारे पास अभी भी बचता है। इसके साथ साथ अगर हम लोग, चलो ये तो बात हुई एंशिएंट पीरियड की, अगर इसके साथ साथ हम लोग थोड़ा मीडिवल पीरियड में जाएं, मीडिवल पीरियड में, हरे रंग के पेन से लिखूंगा मैं, कहां पर पहुंचे हम लोग। मीडिवल पीरियड की बात करें अगर, तो मीडिवल पीरियड में हम लोग को क्या क्या देखने को मिलता है भाई। सबसे पहले ब्रह्मगुप्त का नाम जानते हो आप लोग, ब्रह्मगुप्त भाई साहब जबरदस्त अलजेब्रा और क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते थे। ये इनफैक्ट इन्होंने स्टार्ट किया इस चीज को, यहां पर आप लिख सकते हो कि इसका नाम ब्रह्मगुप्त, ब्रह्मगुप्त भैया, ब्रह्मगुप्त। ब्रह्मगुप्त जी क्या करते थे? ब्रह्मगुप्त जी, वैसे तो देखो इन्होंने भी जीरो का बहुत अच्छा इस्तेमाल किया है, उसके साथ साथ इन्होंने अलजेब्रा पर बहुत काम किया है। अलजेब्रा लगाते हो क्या, या फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगाते हो क्या? क्या होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन? मैं तो देखो मैथ्स बैकग्राउंड से हूं, जिसको नहीं पता है पहले बता देता हूं, और यहां पर हम लोगों ने बचपन में बहुत बार इसको सॉल्व किया है। ax² + bx + c = 0, ये इक्वल टू है, z नहीं है, ठीक है। उसके बाद हम लोग लिखते थे b का फॉर्मूला, b क्या है भाई साहब, प्लस माइनस इतना करके कुछ √/4ac, करते थे कि नहीं करते थे, है ना। वो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाया किसने? इन्होंने, बहुत ही महान साइंटिस्ट। अब इसके अलावा हम लोग को नाम याद होना चाहिए भास्कर का, भास्कर ने भास्करा 2, यहां पर एक और नाम आप अपने शुमार कर सकते हो, भास्करा, भास्कर, भास्कर सेकंड जो थे, इन्होंने भी बहुत अच्छा काम किया। भास्कर सेकंड ने सिद्धांत शिरोमणि के नाम से अपनी पुस्तक लिखी थी, जिसमें वो वैसे तो देखो एक मैथमेटिशियन भी थे, एक एस्ट्रोनॉमर भी थे, तो इन्होंने अपने सिद्धांत शिरोमणि में भी काफी सारी कैलकुलस की बात की है ना। क्या बात किया इन्होंने, किसमें बात किया है भाई साहब? ये बात किया इन्होंने सिद्धांत शिरोमणि, सिद्धांत शिरोमणि, और इस पे इन्होंने कैलकुलस की बात की है, कैलकुलस। अब इसके अलावा और कौन कौन है, और अगर और किसी की बात अगर आपको करनी हो तो इसमें जैसे एक है नीलकंठ ज्योतिर्विद्या, जो इन्होंने ताजिक नाम से कुछ चीजें कंपाइल की थी, और उसमें बहुत सारे पर्शियन टेक्निकल टर्म्स थे जिनको डिफाइन किया गया था, तो आप चाहो तो उसको भी लिख सकते हो। और यहां पर ब्रह्मस्फुटा सिद्धांत, ब्रह्मस्फुटा सिद्धांत इन्होंने लिखा था, बहुत कठिन नाम इसलिए मैं लिख नहीं रहा हूं, है ना। ब्रह्मस्फुटा सिद्धांत, अगर आप लोग को लिखने की इच्छा है तो आप लोग लिख सकते हो, याद कर सकते हो। तो इसके अलावा देखो उस टाइम पर ना, मिडिवल के पीरियड में आप लोग देखोगे तो बहुत सारे मिडिल ईस्ट से लोग आते थे हमारे यहाँ पर, तो ग्रीक्स, पर्शियंस जो भी हमारे इंडिया में आते थे, इन्वेड करते थे, वो अपने साथ अपना भी मेडिकल सिस्टम लेके आते थे। उन मेडिकल सिस्टम को हम लोग बोलते हैं यूनानी, है ना। क्या नाम देते हैं? यूनानी। और आप लोग को पता होगा कि हमारे यहाँ पर जो आयुष चलता है, आयुष, आयुर्वेदा, योगा, यूनानी,
जो आयुष में यू वर्ड है वो यूनानी है। आयुष में सिद्धा और होम्योपैथी, ये आयुष का फुल फॉर्म है ना। तो आयुष में जो यू है, ये आयुर्वेदा, योगा, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी, ये सारा हमारा ट्रेडिशनल काइंड ऑफ मेडिसिन को दर्शाता है आयुष। तो इसमें जो यूनानी थे, ये सारे के सारे कहां से आए थे? पर्सियन, पर्सियन तरफ से, वहां से ये लोग इसको लेके आए थे। इसमें ग्रीक, अरब, ये सारे लोग मिले हुए थे। तो इनके मेडिसिन डाइटरी प्रैक्टिस क्या होता है, मेडिसिनल प्रैक्टिस क्या था, वो सब चीजों को भी हम लोगों ने अपने ट्रेडिशनल नॉलेज में इंट्रोड्यूस करना स्टार्ट किया। फिर मुगलों का टाइम है। मुगलों का टाइम में आपको पता है कि भाई साहब आर्किटेक्चर उनका तो जबरदस्त। ताजमहल देख लो, अभी भी बना हुआ है, बढ़िया सा, वन ऑफ द वंडर्स में काउंट हो रहा है। उसके अलावा आपका रेड फोर्ट, आगरा फोर्ट और पता नहीं क्या क्या आप लोग कंसीडर कर सकते हो। जो हमारा ये पूरा सिस्टम है ना, आर्किटेक्चरल वर्ल्ड, ये भी जो आर्क्स बनाते थे लोग, आर्क मतलब क्या होता है, ये देखो दरवाजे जो इनके थे, दरवाजे जो थे इनके, वो इस फॉर्म में थे, ऐसे। और कभी कभी ये तो दरवाजे हो गए है ना, ये दरवाजे हैं भाई साहब। अब याद आया, आप दरवाजे मिले आपको। ये दरवाजों के साथ साथ इनका क्या कहना था, ये बोल रहे थे कि भाई साहब ये बहुत बार गुंबद बनाते थे। ताजमहल वाला गुंबद देखा है, टॉम जिसको बोलते हैं। तो ये जो टॉम स्ट्रक्चर है, इसको बनाना आसान नहीं है। आप थर्मोकोल पे नहीं बना पाओगे कभी, है ना, इतना परफेक्ट जितना उन्होंने इतने बड़े बड़े पूरे ये गोले बना दिए है ना, गुंबद बना दिए। तो इसीलिए ये सारे के सारे आर्किटेक्चर के पीछे भी कहीं ना कहीं मैथ्स और साइंस छिपा हुआ है। सिमिलरली अब अगर आप मॉडर्न पीरियड में आते हो, तो मॉडर्न पीरियड में भी आपको ऐसे बहुत सारे साइंटिस्ट लोग देखने को मिलेंगे। साइंटिफिक टेम्परामेंट धीरे धीरे बढ़ने लगा था। इस टाइम पर अभी हम लोग कई सारे साइंटिस्ट का जिक्र भी करेंगे आपके सामने। आप लोग देखना कि मॉडर्न हिस्ट्री में कैसे ये अपने साथ इसको चेंज करता है। यहां पर मैं लिखता हूं आप लोगों के लिए मॉडर्न इरा। मॉडर्न इरा में वैसे तो देखो जगदीश चंद्र बोस, इसके अलावा अभी हम लोग बहुत सारे लोगों की बात भी करेंगे। जगदीश चंद्र बोस हैं, रामानुजन हैं, श्रीनिवास रामानुजन, इसके अलावा चंद्रशेखर वेंकट रमन, सीवी रमन जिनको हम लोग बोलते हैं। सीवी रमन जी को आप सबको पता है कि रमन इफेक्ट या फिर स्टार्टिंग ऑफ लाइट के लिए हम लोग जानते हैं। इन लोग की कहानी सुनते हैं ना हम लोग, तो हम लोग को और अच्छे से क्लियर होगा। तो बेसिकली यही चल रहा था, हम लोगों के एजुकेशन सिस्टम में बदलाव आता है, बहुत सारे चेंजेस आते हैं इन साइंस को लेके। तो हम लोग एक एक करके कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ इंडियन साइंटिस्ट के बारे में पढ़ना स्टार्ट करते हैं। मॉडर्न इरा में ही हम लोग क्या पढ़ेंगे, कॉन्ट्रीब्यूशन, कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन साइंटिस्ट। कहां पर है, अगले पेज पर जाओगे बेटा, मिल जाएगा। ये लो, सबसे पहले हम लोग सबसे पुराने स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम लोग बात करते हैं जेसी बोस साहब, जगदीश चंद्र बोस। जगदीश चंद्र बोस वैसे तो देखो 1858 में जब ये पैदा हुए थे, तो उस टाइम से ही इनको ना साइंस के प्रति बड़ा ही रुचि था। इनके पिताजी भी साइंस के फील्ड से बिलोंग करते थे, बहुत सारी नई नई बातें इनको बताया करते थे। तो ऐसा बोला जाता है कि जब जेसी बोस अपने रिसर्च टाइम पर रहते थे, आप लोगों ने देखा होगा ना, जब मैथ्स सॉल्व करते रहते थे हम लोग, तो यार गलती हो गया, पन्ना फाड़ा फेंका, यार ये तो गलत हो गया, कबाड़ हो गया, दूसरा उठा, तो दूसरे पन्ने पर सॉल्व करता हूं बकायदा। तो लोग ऐसा बोलते हैं कि इन्होंने जितनी बार ऐसे कई सारे थ्योरीज पर काम किया है, कई सारे नए नए पेपर पब्लिश किए थे, तो जितने भी ऐसे पेपर्स थे ना जो कि इनको काम नहीं आते थे, इनके लिए रद्दी थे, बोला जाता है कि पता नहीं कितने हजारों लोग होंगे ऐसे जो कि इनके फेंके हुए रद्दी पेपर्स पर अपनी पीएचडी की डिग्री ले लेते हैं। हो सकता है एग्जैजरेटेड हो, लेकिन फिर भी काफी हद तक सही है ये स्टेटमेंट, है ना। तो लोग रिसर्च करते हैं भाई साहब, जो उन्होंने पन्ने फाड़ के फेंक दिए ना, इस पे भी लोग आज के टाइम पर रिसर्च करते हैं। पता नहीं कितने पेपर्स ऑलरेडी पब्लिश हो चुके हैं। जगदीश चंद्र बोस जो हैं, ये बेसिकली देखो इनका एक काम था, फिजिक्स से तो रिलेटेड थे, ये बॉटनी से बहुत ज्यादा प्यार करते थे। इनके जो दोस्त यार हुआ करते थे, वो अपने गांव में दादी, नानी, दादा, इन लोग के कहानियों के बारे में सुनाते थे कि हमारे गांव में ऐसे ऐसे पेड़ है, वो ऐसे ऐसे करता है। तो इनको समझ नहीं आता था। ये चाहते थे कि नहीं, अगर ये लोग बोल रहे हैं तो उसके पीछे कोई ना कोई रीजन होगा इन कहानियों के पीछे। और वही रीजन फाइंड आउट करते करते एक समय आया जब इन्होंने डेवलप कर दिया क्रेस्कोग्राफ। क्रेस्कोग्राफ ये देखो, ये है क्रेस्कोग्राफ, इसको बोलते हैं क्रेस्कोग्राफ। क्या है ये? इट कैन रीड द फीलिंग्स ऑफ प्लांट। ये देख सकता है प्लांट के अंदर जो सेल्स होते हैं, है ना, जो सेल्स होते हैं, वो सेल्स आपस में एक दूसरे से कैसे बात करते हैं, ये एक्चुअल में क्रिस्कोग्राफ देख सकता था। और वहीं से इन्होंने पहली बार फाइंड आउट किया कि भाई साहब पौधे भी दर्द महसूस करते हैं। इन्होंने बहुत सारे ऐसे एक्सपेरिमेंट किए। दो पौधे थे, एक पौधे को कोने में लेके गए और कोने में लेके गए, उसको बहुत डांटा, क्या कर रहे हो, पढ़ते नहीं हो तुम, वहीं के वहीं रुक जाओगे, जिंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे। उसके ऊपर बहुत चिल्लाया उन्होंने और उसको ले जाकर फिर से वापस से धूप में रख दिया। और दूसरा पौधा लिया, दूसरे पौधे को प्यार से बात किया कि बेटा कैसे हो, क्या करते हो, देखो तुम जब फलोगे फूलोगे तुम्हारा रंग कितना सुंदर होगा, हम सब लोग बहुत खुश होंगे अगर तुमने एक फूल यहाँ पर पैदा किया। उसको ले जाकर भी धूप में रखा। देखा कि जिसके ऊपर वो रोज चिल्लाया करते थे, वो प्लांट कहीं ना कहीं धीरे धीरे मर गया, और जिसको वो प्यार से सहलाते हुए बात करते थे, वो बहुत तेजी से बढ़ने लगा। तो उनको ना एक झटका लगा कि यार ये तो कुछ तो हो रहा है, इनके दिमाग में कुछ तो चलता है। तो उन्होंने बिल्कुल प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट करने के लिए उन्होंने ये क्रेस्कोग्राफ का इस्तेमाल किया। और जब इसका इस्तेमाल कर लिया, उनको बिलीव हो गया इस चीज के लिए, तो उन्होंने दुनिया के सारे साइंटिस्टों को बुलाया, इनवाइट किया कि देखो हमारे इस नए विज्ञान को, समझो इस चीज को। सब लोग सामने बैठे, स्टेज पर है जेसी बोस, और स्टेज पर जेसी बोस क्या कर रहे हैं, एक एक्सपेरिमेंट करके दिखा रहे हैं। दो पौधे उनके सामने टेबल पर रखे हैं और हाथ में है एक इंजेक्शन, जहर का इंजेक्शन। इस जहर के इंजेक्शन को वो एक प्लांट पर लगाते हुए बोलते हैं कि अब देख, जैसे ही मैं इस पौधे को ये मैं इंजेक्शन दूंगा, जहर का इंजेक्शन, इसी तरीके से क्रेस्कोग्राफ की जो रीडिंग है, इसके पल्सेस की जो रेट है, वो आपको बढ़ते हुए दिखाई देगा हमेशा, और कुछ देर बाद शांत हो जाएगा, मर जाएगा। तो ये जो इलेक्ट्रिक इंपल्स है, ये इनके तड़पने का संदेश है। तो यही दिखाता हूं मैं आपको, मैं नहीं, वो जेसी बोस बोल रहे थे। उन्होंने इंजेक्शन लगाया और इंतजार किया, घड़ी में देखा 10 मिनट बीते, 15 20 50 मिनट बीते, कुछ नहीं हुआ इसको। सब लोग उधर हंस रहे हैं,
बोल रहे हैं हंसी ठिठोली करने के लिए बुलाया था, दो चार गाने सुना देते। नहीं यार मजाक कर रहा हूँ, ऐसा किसी ने नहीं बोला, लेकिन उनकी बहुत बेइज्जती हुई, है ना। बेइज्जती हुई तो उन्होंने बोला, गुस्से में वो थे, गुस्से में मतलब कि उनको बहुत ही आश्चर्य हुआ कि यार इतनी बार मैंने किया, सब जगह सक्सेसफुल हुआ, यहाँ पर क्यों नहीं सक्सेसफुल हुआ। उन्होंने बोला कि दूसरी इंजेक्शन उठाई, उन्होंने बोला कि इसको मैं खुद लगा के देखता हूँ, ऐसे कैसे इसने गलत इन्फॉर्मेशन दे दी। लगाने जा ही रहे थे, तब से भीड़ में से कोई एक इंसान उठाया, उन्होंने बताया, उन्होंने इस चीज को एक्सेप्ट किया कि सर इट वाज माय फॉल्ट, आई वाज जस्ट जोकिंग, और जो आपने अभी इंजेक्शन पौधे को दिया है वो और कुछ नहीं, सिर्फ पानी है, और जो अब आप इंजेक्शन लगाने जा रहे हैं वो एक्चुअल में जहर है। तो उन्होंने कहा अच्छा कोई बात नहीं है, चलो बैठ जाओ, बहुत अच्छा किया तुमने, अब मैं जहर वाला इंजेक्शन लगाता हूँ एंड इट प्रूव। तो क्रिस्कोग्राफ जो है वो बेसिकली जेसी बोस का ये मानना था ना, शुरुआत में उन्होंने ऐसे पता नहीं कितने सारे एक्सपेरिमेंट्स किए थे, बट उसका कभी पेटेंट नहीं कराया उन्होंने किसी चीज का, अपने नाम पर नहीं दर्ज कराया। तो वो सब दूसरे दूसरे वैज्ञानिक ना बहुत काम कर लेते थे। जैसे कि इनको आप लोग समझो कि ये जो साइंटिस्ट थे, जेसी बोस की वजह से ही बेटा आज के टाइम पर जो आप लोग इंटरनेट चला रहे हो ना, ये सब किसकी देन है। किसी भी प्रकार के वायरलेस कम्युनिकेशन की बात अगर करोगे तो उसके लिए किसका नाम आएगा, जेसी बोस साहब का आएगा। सबसे पहला वायरलेस कम्युनिकेशन करने वाला इंसान है ना। इसी के थ्रू इंटरनेट, वाईफाई, टीवी, ये सब बाद में डेवलप हुए सिर्फ और सिर्फ इनके बेसिस पर, इनके एक्सपेरिमेंट्स के बेसिस पर। तो इनका जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को लेके एक्सपेरिमेंट था, वो माइक्रोवेव को लेके एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, है ना। रेडियो और माइक्रोवेव को, रेडियो एंड माइक्रोवेव को लेके वो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, और इसी जगह पर उनको ये पता चलता है कि वायरलेस कम्युनिकेशन भी पॉसिबल है, और इसीलिए इनका नाम है ना, जेसी बोस। तो इनके बारे में हम लोगों ने समझा। अगले साइंटिस्ट हमारे हैं द फेमस एम विश्वेश्वरैया जी। एम विश्वेश्वरैया जी वही इंसान है जिनके बर्थ एनिवर्सरी पे हम लोग इंजीनियरिंग डे मनाते हैं, इंजीनियरिंग दिवस मनाते हैं, है ना। तो इनका जन्म हुआ था हमारे 15 सितंबर को, और इनके जन्मदिन के अवसर पर हम लोग इंजीनियर्स डे मनाते हैं। ये बेसिकली एक सिविल इंजीनियर थे, और इन्होंने कुछ जैसे कि कृष्ण सागर डैम है ना, यहाँ पर कृष्ण राज सागर डैम पर इन्होंने सिविल इंजीनियरिंग का अप्लाई करके कृष्ण राज सागर जैसे बड़ा ब्रिज इन्होंने बनाया था। उस टाइम पर सोचो कि कितना डिफिकल्ट है इसको कंस्ट्रक्ट करना, बट स्टिल वहां पर बहुत अच्छे लेवल पर बिजली पैदा करने के लिए इन्होंने ये डैम बनाया था। इसके अलावा कृष्ण राज सागर के अलावा इन्होंने ये विशाखापट्टनम पोर्ट बनाया है ना। ये क्या है, ये विशाखापट्टनम पोर्ट, इसका डेवलपमेंट भी इन्होंने ही कराया था। सो सॉरी, विशाखापट्टनम, विशाखापट्टनम पोर्ट, ये क्या है, कृष्ण राज सागर डैम, कृष्ण राज सागर डैम। ये इनके कुछ सिविल इंजीनियरिंग का अनोखा एग्जाम्पल है। फिर इसके बाद हमारे जो नेक्स्ट साइंटिस्ट आते हैं वो हैं श्रीनिवास रामानुजन अयंगर। क्या महान इंसान थे यार, इनके ऊपर तो पूरी मूवी भी आई है, वो मूवी भी आप लोगों ने शायद देखा होगा, द मैन हु न्यू इन्फिनिटी। इन्फिनिटी तक की बात करते थे। अगर मैं आपको एक सिंपल सवाल देता हूं जिसको कि हम लोग बोलते हैं रामानुजन पैराडॉक्स, बताओ इसका आंसर क्या होगा। 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 डैश इन्फिनिटी। आप लोग बोलोगे सर बहुत ही आसान सवाल है, n + 1/2 आंसर आएगा इसका, n का वैल्यू जो रखोगे आंसर आ जाएगा। रामानुजन साहब ने बोला अच्छा बेटा ऐसा, ये लो सी माई थ्योरम एंड इट इज इक्वल टू -1/12। भाई साहब सारे पॉजिटिव इंटीजर्स का सम जो है माइनस भी हो सकता है। इसको हम लोग इस्तेमाल करते हैं क्वांटम फिजिक्स में, इस थ्योरी को क्वांटम फिजिक्स में जो हमारे एंटी मैटर पार्टिकल्स होते हैं उसमें अप्लाई होता है। अब ये क्या कैसे अप्लाई होता है अपने बस का नहीं है ना, मेरे को समझाने के बस का है ना आपके समझने बस का है, तो इसको वहां तक नहीं जाते हैं, लेकिन दिस इज मैथमेटिकली करेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो मैथमेटिकली करेक्ट अगर ये सब कुछ बता रहे हैं तो फिर ये क्या सही है यार, इसमें कैसे हो सकता है। जिस भी दिन ये क्लास रिलीज होगी, फिलहाल के लिए तो रिकॉर्डेड है, मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपको इसका प्रूफ अपने टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा। आप लोग शिवम सर पीडब्ल्यू के नाम से सर्च कर लेना, आपको मिल जाएगा टेलीग्राम पे, उसका प्रूफ दे दूंगा मैं आपको, है ना। नहीं तो आप लोग यूट्यूब की वीडियो देख लेना, इस लेक्चर के बाद बीच में छोड़ के भागना नहीं है, नहीं पर आता है आंसर, ठीक है, कोई टेंशन नहीं है। अब इसके बाद सिर्फ इतना ही था। रामानुजन साहब जो है वो वैसे तो तमिलनाडु में पैदा हुए थे, तमिलनाडु में जब पैदा हुए थे तो ये थोड़े से भक्त भी थे, पूजा पाठ में विश्वास रखते थे, और वहां पर एक मंदिर था सरंगपानी टेम्पल। सरंगपानी टेम्पल जो था वहां पर एक देवी थी, उन देवी का नाम है नामागिरी देवी, है ना। लिखता हूं यहाँ पर सरंगपनी, सरंगपनी टेम्पल, और इसकी एक देवी थी जिनका नाम था नामागिरी देवी। इनसे पूछा जाता था कि भाई साहब तुम इतने कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर लेते हो, तो ये बोलते थे अरे मेरे सपने में नामागिरी देवी आती हैं और वो मुझे सारे सॉल्यूशन बता के जाती हैं, और इसीलिए मैं सो के उठता हूं उनको सॉल्व कर देता हूं वैसे के वैसे ही। ऐसे थे ये। तो बाद में तो फिर देखो बहुत सारे साइंटिस्ट ऐसे रहे हैं हमारे यहाँ पर। इनका जो सबसे इंपॉर्टेंट हम लोगों ने देखा, रामानुजन साहब का जो सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन है वो थीटा फंक्शन, पार्टीशन फॉर्मूला, बहुत सारी चीजों पर इन्होंने खोज किया फिर उसके बाद, है ना। और इनको तो देखो वैसे तो अगर हम इनसे मोटिवेशन लेना चाहते हैं तो हम बोल सकते हैं कि यार ये उन चुनिंदे साइंटिस्ट में से हैं जिनको जब बातें समझ में नहीं आती थी तो ये सुसाइड करने भी पहुंच गए थे, लेकिन वहां से किस तरीके से वापस आते हैं और ये वापस से अपने काम में लग जाते हैं। तो ये थे हमारे श्रीनिवास रामानुजन अयंगर। नेक्स्ट साइंटिस्ट हमारे चंद्रशेखर वेंकट रमन, चंद्रशेखर वेंकट रमन, CV रमन। आप लोगों ने इनका नाम सुना होगा, क्यों, क्योंकि इनको नोबेल प्राइज इन फिजिक्स से सम्मानित किया गया था 1930 में, 1930 में। सोच लो आप लोग, 1930 में CV रमन ने पहली बार, वैसे तो देखो CV रमन के बारे में अगर मैं आपको थोड़ी बताऊं ना, तो जब ये छोटे बच्चे थे, मान लो 15 साल की उम्र के थे वो, तो 15 साल की उम्र में ही इन्होंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया था, और मेरे आपके जैसे नॉर्मल मार्क्स से अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं की थी। भाई साहब ये 15 साल की उम्र में भी गोल्ड मेडलिस्ट थे फिजिक्स में, गोल्ड मेडलिस्ट।
15 साल में सोचो इनसे बड़े-बड़े बच्चे रहे होंगे, उन्हें कितनी शर्म आई होगी कि यार हमसे छोटा बच्चा जो है वो गोल्ड मेडलिस्ट, हमको क्या पता था कि ये सीवी रमन साहब हैं। बाद में इनको इनके चरण धो के पीने का मन करेगा, ऐसे महान वैज्ञानिक हैं ये। तो सीवी रमन जो है, इन्होंने इनकी एक यात्रा थी वैसे, समुद्री मार्ग से कहीं जा रहे थे, तो समुद्र में इनको एक बात समझ में आई कि यार ये समुद्र का पानी नीला क्यों है? हालांकि इस बात का आंसर ऑलरेडी एक और वैज्ञानिक थे जिनका नाम था रेले। आप लोगों ने नाम सुना होगा इनका। तो ये थे लॉर्ड रेले। देखो लॉर्ड वर्ड बुलाने में मुझे कोई इनका इंटरेस्ट आता नहीं है, नॉर्मल इंसान तुमको भगवान नहीं बना सकता मैं। हाँ खोजा होगा, इनको तो लॉर्ड नहीं बनाया हम लोगों ने, है ना। लॉर्ड सीवी रमन ऐसा तो नहीं बोलते हम लोग, तो यही है भाई, रेले नाम है उनका, है ना। लॉर्ड वर्ड तो ऐसे ही चलता रहता है। तो रेले साहब जो थे, उन्होंने ये बताया था कि समुद्र नीला क्यों दिखता है। उन्होंने बोला अरे यार सिंपल है, आसमान नीला दिखता है, उसी का रिफ्लेक्शन पानी में आता है, ये भी नीला दिखता है। इतनी सी बात नहीं समझ पा रहे हो आप लोग। रमन साहब ने बोला गलत, गलत बता रहे हैं। सही क्या है मैं बताता हूं। इन्होंने समझाया स्कैटरिंग ऑफ लाइट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। इन्होंने सिर्फ इतना नहीं समझाया कि आसमान नीला क्यों दिखता है। वैसे तो देखो स्कैटरिंग ऑफ लाइट, या फिर जिसको हम लोग रेडिएशन इफेक्ट बोलते हैं, रेडिएशन इफेक्ट, जो कि बाद में चल के रमन इफेक्ट के नाम से जाना जाने लगा। इनके नाम पर वो इफेक्ट रख दिया गया रमन इफेक्ट। और आपको बताऊं कि जिस साल रमन इफेक्ट इन्होंने पेपर पब्लिश किया था, उसी साल कम से कम नहीं तो 700 से ज्यादा लोग थे जिन्होंने इस रमन इफेक्ट के बेसिस पर अपने पेपर सबमिट किए। क्योंकि रमन इफेक्ट सक्सेसफुली टेस्ट हो चुका था, इसीलिए उनके पेपर भी पब्लिश हुए थे। आप सोचो कि एक ऐसा महान वैज्ञानिक जो कि अपने एक पेपर को पब्लिश कराने से ऐसे 700 वैज्ञानिक का तो उसी साल बेड़ा पार करा देता है। रमन इफेक्ट अपने आप में बहुत बड़ा एक खोज था, जिससे कि हम लोग किसी भी एटॉमिक पार्टिकल को लाइट के फॉर्म में स्कैटरिंग भी दिखा सकते हैं कि वो ऐसे आके बिखर जाता है, स्कैटर हो जाता है लाइट, है ना। डुअल नेचर ऑफ लाइट को शो करता है, पार्टिकल नेचर शो करता है। लाइट का पार्टिकल नेचर जो है वो इसी से निर्धारित होता है। और शायद यही रीजन है कि सुबह शाम हमारा जो आसमान है वो नारंगी रंग का दिखता है और दिन में नीले रंग का दिखता है। जो हमारा ओशन है उसके मॉलिक्यूल्स को उठा के देखेंगे तो उस पे जब स्कैटरिंग होती है, लाइट उस पे पड़ती है तो वो भी स्कैटर होता है। जो स्कैटर होता है तो वो सिर्फ एक वेवलेंथ को बाहर निकल देता है और वो नीले रंग का होता है, इसलिए वो नीला दिखता है, ना कि आसमान का प्रतिबिंब हमारे पानी में पड़ता है इसलिए नीला दिखता है। ठीक है, तो ये सब चीजें इन्होंने बहुत अच्छे से समझाई। ये पहले एशियन पर्सन थे जिनको नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था 1930 में। तो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। रेडिएशन इफेक्ट इन्होंने बताया 28 फरवरी 1928 में। 28 फरवरी 1928 को रेडिएशन इफेक्ट वाला पेपर पब्लिश करते हैं। नेशनल साइंस डे हम लोग इस दिन मनाते हैं, है ना। तो इन्होंने जिस दिन ये रेडिएशन इफेक्ट, ये कब आया था 28 फेब 1928 को। और ये हमारे लिए क्या होता है, हमारे लिए ये कहलाता है नेशनल साइंस डे। अब हम लोग मनाते हैं इसको, है ना। ये हमारे लिए क्या होता है, नेशनल साइंस डे। अब आप लोग को रीजन पता होगा क्यों। इसके साथ साथ जो दूसरे साइंटिस्ट लाइक होमी जहांगीर बाबा, होमी जहांगीर बाबा एक ऐसे पर्सन थे, इतने ज्यादा भाई साहब ये दूरदर्शी थे ना, मैं बता नहीं सकता। होमी जहांगीर बाबा को ये जिम्मेदारी दी गई थी कि आप यहाँ पर न्यूक्लियर डेवलपमेंट प्रोग्राम को आप रन करिए। तो बेसिकली जो आज के टाइम पर हम लोग देखते हैं कि जो हमारा न्यूक्लियर पावर प्लांट है वो अभी अभी टोटल कितने न्यूक्लियर पावर प्लांट हमारे देश में बच्चों 22, और एक और है अपने पास जो कि अभी टेस्टिंग फेज में है ना। और यही एकमात्र ऐसा है जो कि न्यूक्लियर पावर प्लांट हमारे सेकेंड जनरेशन की टेक्नोलॉजी पर टिका हुआ है। बाकी सारे के सारे 22 जो हैं ये फर्स्ट जनरेशन के। होमी जहांगीर बाबा ने ही इसको डेवलप किया था, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, और उन्होंने थर्ड जनरेशन की भी बात की थी। माना जा रहा है कि ये थर्ड जनरेशन आगे आने वाले 2030 या 2035 तक हम लोग इसको भी अचीव कर लेंगे। सोचो एक ऐसा इंसान जो 1960 70 में बैठ के 2030 2035 तक की बात कर ले, आप उसके दिमाग का अंदाजा नहीं लगा सकते हो किस लेवल पर वो इंसान सोचता होगा, है ना। अभी भी हम लोग होमी जहांगीर बाबा के द्वारा डेवलप किया गया 3 स्टेज न्यूक्लियर पावर प्लांट पर ही काम करते हैं, और यही पूरी दुनिया का वन ऑफ द मोस्ट एफिशिएंट फॉर्म है न्यूक्लियर डेवलपमेंट का, न्यूक्लियर पावर को प्रोड्यूस करने का, बिजली पैदा करने का हम लोग करते हैं। इसमें वेस्टेज बहुत ही कम, ना के बराबर है ना। तो इसके बारे में हम लोग समझेंगे, इसीलिए मैं आपको इसका नाम नहीं बता रहा हूं। ये पहला स्टेज है प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर, दूसरा है फास्ट ब्रीडर रिएक्टर। आप बोलोगे सर अभी बोला कि नाम नहीं बता रहा हूं, फिर बता भी दिया। यार बताना पड़ता है ना, नहीं तो आप लगेगा सर को आता ही नहीं है कुछ, सर ऐसे ही हम लोग को पोपट बना के चले जा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो अभी हम लोग जब अपना न्यूक्लियर पावर या फिर न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी पढ़ेंगे तो उसमें प्रॉपर इन तीनों स्टेज के बारे में पढ़ेंगे। तीसरा स्टेज है एडवांस हैवी वाटर रिएक्टर। तो इन तीनों में क्या क्या इस्तेमाल होता है, प्लूटोनियम कहीं पर इस्तेमाल होता है, कहीं पर यूरेनियम इस्तेमाल होता है, और फिर लास्ट में जाके थोरियम इस्तेमाल होता है। तो ये सब क्या है समझने की जरूरत नहीं है, जब आएगा चैप्टर तुम लोग पढ़ लेंगे, डोंट वरी। इसके बाद हम लोग इनके बारे में समझ गए। इसके बाद हम लोग बात करते हैं द फेमस विक्रम अंबालाल साराभाई। विक्रम साराभाई ये भी समझ लो वन ऑफ द पायनियर्स हैं हमारे देश में साइंस को स्प्रेड करने का। अगर ये ना होते तो हमारा इसरो ना होता, और इसरो ना होता तो हमारी आज जो चौड़ी इमेज बनी है ना इंडिया की, वो ना बन पाती। इसरो ने इंडिया को पिछले कुछ सालों में पता नहीं कितने हाइट ऊपर पहुंचा दिया। इसरो का कंट्रीब्यूशन हमारे देश के सॉफ्ट पावर को डेवलप करने में बहुत ही ज्यादा है। हम लोग बहुत ही सस्ते टेक्नोलॉजी को काम करते हैं, जुगाड़ू टेक्नोलॉजी। मंगलयान मिशन भेज दिया हमने, किराया कितना लगा उसका, ऑटो से भी सस्ता। जहां तक यूएसए का मिशन गया, यूएसए का मिशन भी उसी टाइम पर गया और हमारा भी गया, बस वो पहले पहुंच गया। तो हम पहले पहुंचा के कौन सी रेस लगनी है हमारी कि हम अगर 1 महीने बाद पहुंचेंगे तो क्या छूट जाएगा हमारा, कुछ भी नहीं। हमने कहा हम आराम से जाएंगे। हम प्रॉपर अपने फ्यूल एफिशिएंसी को ध्यान रखते हुए हम लोग गए। उससे 100 गुना ज्यादा कॉस्ट के पे करने के बाद यूएसए नासा का नासा जो है वो उसने अपना स्पेस मिशन मार्स पर भेजा, मंगल मिशन पर भेजा। सेम गोज विद चंद्रयान एज वेल। हमारे जो स्पेस लॉन्च व्हीकल्स हैं वो लॉन्च व्हीकल्स भी बड़े सस्ते हैं, इसीलिए अब सब लोग आके हमारे सामने सर हमारा सैटेलाइट भी छोड़ दो, हमारा सैटेलाइट भी पहुंचा दो ऊपर, सस्ते में छोड़ देते हो आप लोग। तो ये सारा जो उपलब्धि हासिल हुआ है किसने किया है, किसकी देन है, किसका ब्रेन चाइल्ड है,
विक्रम साराभाई, यही वो इंसान। विक्रम साराभाई समझ लो, ये आप ना दो पर्सनालिटीज को हमेशा याद रखना, एक विक्रम साराभाई है और एक होमी जहांगीर बाबा साहब है। अगर ये दो इंसान हमारे देश में देश की आजादी के बाद ना होते तो हम लोग जितने लेवल पर साइंटिफिकली एडवांस्ड कहला रहे हैं ना, कभी ना पहुंचते उस टाइम पर, कभी भी नहीं पहुंचते। और इसमें अभी एक नाम और ऐड करूंगा मैं, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब जो है ना, उनका भी बहुत ज्यादा योगदान है। और हम लोग को तो वो हम लोग क्या जानते हैं, अरे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब की बात कर रहे हो, वो तो मिसाइल मैन ऑफ इंडिया है। अरे भाई साहब, मिसाइल बनाने से पहले भी वो 20 साल तो इसरो में काम कर चुके हैं। और इसरो में जो सबसे पहला लॉन्च व्हीकल था एसएलवी को भी बनाने में उनका ही योगदान है। या फिर वो ये बोलूं कि वो पूरा एसएलवी बनाने का जो बागडोर था, वो पूरा का पूरा प्रोजेक्ट जो था वो एपीजे अब्दुल कलाम सर के अंडर में ही था, उन्होंने ही डेवलप किया था। उसके बाद उन्होंने पीएसएलवी की भी नींव रखी थी, है ना। पीएसएलवी की नींव रखने के बाद उनको ट्रांसफर किया गया कि सर अब आप डीआरडीओ में देखिए, एक बार वहां पर जाइए और वहां पर हम लोग को अपना डिफेंस भी मजबूत करना है। हमारा स्पेस तो आपने ऑलरेडी मजबूत कर दिया है, एक विजन दे दिया है। तो ऐसे महान साइंटिस्ट लोगों के इस धरती पर हमारा भी जन्म हुआ है और हम लोग को भी ऐसे महान कार्य करने हैं, है ना। तो यूपीएससी में जल्दी से सिलेक्शन ले लो। फिलहाल जो विक्रम साराभाई हैं, इन्होंने कॉस्मिक रेस पर बहुत ही खतरनाक स्टडीज की थी। सन के रेस जो निकलते हैं उन पर बहुत बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट किया था। और इसीलिए वैसे तो देखो, जब ये इनके ही द्वारा इसरो जब स्टार्ट किया गया था, इसीलिए इनको हम लोग फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम भी बोलते हैं, ठीक है। और सिमिलरली ये हैं हमारे द फेमस डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सर। और ये चलो हमारे प्रेसिडेंट तो रहे ही हैं, लेकिन उससे पहले इन्होंने बहुत ज्यादा योगदान दिया है, कुछ तो मैंने बता दिया। फिर जब डीआरडीओ के अंदर में आते हैं तो इनको समझ आता है कि यार अपना मिसाइल सिस्टम, हमारा बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम अभी भी वीक है, तो इन्होंने चलाया एक इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम आईजीएमडीपी। इसके अंदर में पांच मिसाइल्स की बात हुई, अग्नि, पृथ्वी, इसके बाद अग्नि, पृथ्वी और नाग, त्रिशूल और आकाश। 5 सैटेलाइट्स को इन्होंने बनाने की बात की थी। त्रिशूल को तो चलो अब हम लोगों ने डिसकंटिन्यू कर दिया है, लेकिन ये 4 चीजें तो अभी भी चलती हैं, है ना। अग्नि, पृथ्वी, एच होगा बीच में, है ना। अग्नि और पृथ्वी, अग्नि, पृथ्वी, नाग, त्रिशूल, आकाश। याद नहीं होता है तो इसको पटना याद कर लेना। पटना के हो क्या बेटा तुम लोग, पटना वाले बच्चे जरा नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ तो पटना से हो जल्दी से, तो पटना याद कर लेना, है ना। पटना, अग्नि, पृथ्वी, नाग, त्रिशूल, आकाश। तो ये किसने बनाया, हमारे महान डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सर ने बनाया। और ये बेसिकली हमारे डिफेंस मिनिस्टर और सेक्रेटरी के तौर पर साइंटिफिक एडवाइजर भी रहे हैं। और बहुत बहुत योगदान है यार इनका भी, है ना, बहुत बहुत ही ज्यादा योगदान है। तो हम लोगों ने देखा इसरो से लेकर डीआरडीओ तक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सर का बहुत ज्यादा योगदान है। तो बेसिकली देखो, वैसे आपके बुक में वैसे तो बहुत सारे और भी साइंटिस्ट के नाम दिए हुए हैं, बट मुझे लगता है कि मोटा मोटा अगर इतना भी आप लोगों ने पढ़ लिया तो भी बहुत है ना। अब इस चैप्टर को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, नहीं तो हम लोग इसी में फंस जाएंगे। बाकी के जितने भी साइंटिस्ट हैं उनके योगदान यहाँ पर ऑलरेडी दिए हुए हैं, अगर आप थोड़ा भी इंटरेस्टेड फील करते हो तो आप उनके बारे में भी थोड़ा थोड़ा अपना पढ़ लेना, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग बात करते हैं कि स्पेस टेक्नोलॉजी या फिर साइंस एंड टेक्नोलॉजी का हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में क्या इफेक्ट है ना, इंपैक्ट क्या है। हम लोगों ने चैप्टर का नाम ही पढ़ा था, साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन आवर एवरीडे लाइफ। तो अब उसकी शुरुआत करते हैं। एवरीडे लाइफ का क्या मतलब है, यहां पर सबसे पहले टॉपिक मैं आपके सामने लिखता हूं और लिखता हूं सबसे पहले मैं इंपैक्ट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑन एवरीडे लाइफ। इंपैक्ट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑन एवरीडे लाइफ। क्या इंपैक्ट है, अलग अलग सेक्टर्स में हम लोग बात करके देख सकते हैं, है ना। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं, चलो एग्रीकल्चर पे, है ना। सबसे पहला डिपार्टमेंट मैं यहाँ पर आप लोग के लिए लिखता हूँ, एग्रीकल्चर। चलो अगर मैं आपसे ही पूछ लूं तो आप लोग क्या बताओगे, एग्रीकल्चर दिमाग में क्या क्या बन के आ रहा है। सबसे पहले तो आप लोग को ये समझ में आ रहा होगा कि सर पहले के जमाने में किसान जो थे वो हमारे जानवरों के इस हंप पे वो हल फंसा देते थे और उसके ऊपर खड़े होकर पूरा खेत की जुताई करते थे। बाद में ट्रैक्टर आ गया, ट्रैक्टर जुताई करता है, और सिर्फ जुताई नहीं करता, फसलों को काटने के लिए भी दूसरे कुछ इक्विपमेंट्स आ चुके हैं। तो अगर हम लोग ऐसे कुछ व्हीकल्स की बात करें या फिर हम लोग कुछ ऐसे एप्लीकेशन की बात करें, एग्रीकल्चर में ऑलरेडी है, बट क्या सिर्फ इतना ही ना। आप लोग हाई यील्ड वैरायटी सीड्स की बात करते हो, है ना, हाई यील्ड वैरायटी सीड्स, या फिर आप लोग जीएम क्रॉप्स की बात करते हो, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स। क्या है ये, बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ेंगे हम लोग, लेकिन आप लोग अभी के लिए यहां पर लिख सकते हो जीएम क्रॉप्स। बहुत सारे जीएम क्रॉप्स जो होते हैं वो ड्रॉट रेसिस्टेंट होते हैं, ड्रॉट रेसिस्टेंट। सिमिलरली बहुत सारे ऐसे क्रॉप होते हैं जो फ्लड रेसिस्टेंट होते हैं, मतलब कि बाढ़ पड़ जाए या सूखा पड़ जाए इनको फर्क नहीं पड़ेगा। सिर्फ इतना ही नहीं, बहुत सारे पेस्ट रेसिस्टेंट होते हैं, मतलब कि जो कीड़े मकोड़े उनको लगते हैं, पेस्ट रेसिस्टेंट। जो हमारे खेतों में जो भी हम लोग अनाज उगाते हैं उसके आजू बाजू में आप लोगों ने देखा होगा कुछ झाड़ियां उग जाती हैं, खरपतवार उग जाते हैं, है ना। ये जो खरपतवार होते हैं इनको बोलते हैं हम लोग वीड्स। और इसी तरीके से बहुत बार वीड रेसिस्टेंट या फिर हर्ब्स रेसिस्टेंट, हर्ब और वीड बोलते हैं उनको, तो वीड रेसिस्टेंस भी उनके अंदर में आ सकता है। इसकी वजह से हम लोग इवन बहुत सारे क्रॉप्स को फोर्टिफाई कर सकते हैं। फोर्टिफाई करने का मतलब क्या है, हम लोग उनके न्यूट्रिशनल क्वांटिटी को बढ़ा सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारा गोल्डन राइस, गोल्डन राइस जो हम लोग राइस खाते हैं बेटा, वो क्या होता है, स्टार्च खाते हैं हम लोग, सिर्फ उसमें स्टार्च होता है मोटा मोटा। हम लोगों ने बोला यार हमारा पूरा इंडिया जो है उसके ज्यादातर लोग चावल खाते हैं, दिन रात चावल ही खा रहे हैं, है ना।
चावल ही खा रहे हैं, उससे कुछ मिल रहा नहीं है इनको न्यूट्रिशन के नाम पे, तो कम से कम उसमें कुछ न्यूट्रिशन डाल दो। तो गोल्डन राइस जो है इसके अंदर में हम लोगों ने डाल दिया है विटामिन ए, और महिलाओं के लिए विटामिन ए का लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि विटामिन ए की डिफिशियंसी से उनको खून के बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं, है ना? तो इसीलिए विटामिन ए हम लोगों ने उसमें देना स्टार्ट कर दिया भाई साहब। और फिर इसके बाद हम लोग समझते हैं फोर्टिफाइड क्रॉप, पेस्ट रेसिस्टेंट, वीट रेसिस्टेंट हो गया। बहुत बार हम लोग को अगर किसी भी क्रॉप की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करनी होती है तो भी इसका इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि जीएम रबर। अब ये क्या है, कैसे करता है, इसकी कहानी सुनेंगे बायोटेक्नोलॉजी वाले चैप्टर में, जब जीएम क्रॉप्स पढ़ रहे होंगे, डोंट वरी। तो एग्रीकल्चर के फील्ड में तो भाई साहब बहुत काम किया है हमारे साइंस ने। और इसके अलावा ये तो चलो जीएम क्रॉप्स है, कुछ होते हैं हाई यील्ड वेराइटी, HYV सीड्स बोलते हैं इनको, है ना? क्या नाम देते हैं इनको? हाई यील्ड वेराइटी सीड्स। जो पूरा का पूरा ग्रीन रेवोल्यूशन है हमारा, ग्रीन रेवोल्यूशन, वो इसी के बेसिस पर तो टिका है, हाई यील्ड वैरायटी सीड्स। वरना इंडिया के पास तो यार खुद का सफिशिएंट अनाज नहीं था, इंपोर्ट करते थे, चावल, दाल, गेहूं सब इंपोर्ट होता था। ये तो ग्रीन रेवोल्यूशन आया, उसके बाद चावल और गेहूं का ऐसा बढ़िया फसल तैयार हुआ हमारे लिए, पूरा का पूरा हम लोग का जो कंट्री इंपोर्ट करता था वो सेल्फ सफिशिएंट होने के बाद एक्सपोर्ट भी करने लगा। इतना खतरनाक हो गया। तो ये तो बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल है। और इनफैक्ट आप बोल सकते हो कि हम लोगों ने, अब जैसे मान लो सॉइल जो मिट्टी है उसमें कितने न्यूट्रिशन है, कौन सा खाद डालना है, कितना डालना है, तो इससे रिलेटेड ऐसी बहुत सारी कंपनीज हैं जो कि आपको छोटा सा डिवाइस देती है। आप उनका एक डंडी अपने सॉइल के अंदर में धसाओ और वो आपको रीडिंग में पूरी चीज बता देती है कि भाई साहब आपके सॉइल में देखो ये न्यूट्रिशन की कमी है, इस तरीके का इतना खाद डालोगे तो आपका सॉइल का न्यूट्रिशन बढ़ जाएगा। बहुत सारी कंपनीज है, एग्रो केयर, सॉइल केयर, ऐसे करके बहुत सारी कंपनीज है जो कि आपको ये सारी सर्विसेज प्रोवाइड करती है। तो एग्रीकल्चर का फील्ड बहुत ही शानदार है। अगर हम लोग इसी तरीके से अपनी एवरीडे लाइफ में हेल्थ केयर की बात करें, किसकी बात कर लें? हेल्थ केयर की बात करें। अगर हेल्थ केयर में भी हम लोग ने बहुत बहुत काम कर लिया। बायोटेक्नोलॉजी में जब अभी हम लोग पढ़ेंगे तो हम लोग को रियलाइज होगा कि हम लोगों ने हेल्थ में क्या किया है। बहुत सारा ड्रग्स एंड वैक्सीन्स। भाई साहब ये जो ड्रग लिखा है वो वाला ड्रग नहीं है जो आप लोग सोच रहे हो, है ना? ड्रग्स बोले तो मेडिसिन, वैक्सीन्स और ड्रग्स, इनके फॉर्मेशन में इंडिया जैसे कंट्री का भी बहुत बड़ा योगदान है। आप लोगों को बताता हूं मैं, जैसे कि अभी हम लोग कोविड-19 का सिचुएशन था, है ना? उस कोविड-19 के सिचुएशन पे हम लोग प्रॉपर एक स्कीम चला रहे थे। उस स्कीम के अंतर्गत ये समझ में आया हमें कि हम लोग वैसे ही बहुत सारे ऐसे, हम लोग उस स्कीम का नाम देते हैं मिशन कोविड सुरक्षा। क्या लिखते हैं? मिशन कोविड सुरक्षा। इस मिशन कोविड सुरक्षा के अंदर में हम ऐसे कंट्री बने जिसने कि पूरे विश्व का पहला फर्स्ट mRNA वैक्सीन बनाया। ऐसा लिखा है भाई साहब, मैं नहीं बता रहा हूं। फर्स्ट DNA वैक्सीन बनाया, फर्स्ट नेजल स्प्रे वैक्सीन बनाया। हम लोग ऐसे देश बने जिन्होंने प्रोटीन बेस्ड वैक्सीन बनाया। और ये सब कितने सालों में बना? महज 2 सालों में। 2 साल के अंदर अंदर हम लोगों ने 4-4 वैक्सीन बना लिए। जो वैक्सीन को बनने में आराम से 15 से 20 साल लगते थे, उन वैक्सीन को हम लोगों ने महज 2 सालों में बना दिया। कैसे? क्योंकि हमारी टेक्नोलॉजी अब एडवांस हो चुकी है। वैक्सीन, आप लोगों को पता होगा कि इंडिया जो है वो कुछ वैक्सीन को प्रोड्यूस करने में सबसे नंबर 1 लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। कौन कौन से वैक्सीन का? इंडिया जो है, इंडिया ही इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ BCG वैक्सीन, DPT वैक्सीन, मीजल्स वैक्सीन, इन सबका इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। और इंडिया जो है हेल्थ केयर के सेक्टर में बहुत सारे बायो फार्मास्यूटिकल्स, इसका मतलब होता है जो दवाइयां खाते हो ना आप लोग, हम लोग बोलते नहीं है कि यार हम लोग जेनेरिक मेडिसिन खा लेते हैं। अरे जो महंगी महंगी कंपनी आती है, सिप्ला है, फाइजर है, मैनकाइंड है, मॉडर्ना है, इनके अगर मेडिसिन लोगे तो वही दवाई मिलेगी 20-25 रुपए की, और जेनेरिक में जाओगे तो 1 रुपए की 2 टैबलेट मिल जाएगी। तो कौन सा खाओगे? बोले सर वही महंगा वाले खाएंगे, उसको भरोसा ज्यादा है, जेनेरिक पता नहीं कैसे बना दिया। अरे ऐसा कुछ नहीं है, सेम मेडिसिन होती है जेनेरिक मेडिसिन भी, कोई दिक्कत नहीं होती। जेनेरिक मेडिसिन इसलिए सस्ती मिलती है सिर्फ और सिर्फ ये रीजन है क्योंकि उनको रिसर्च नहीं करना पड़ा, है ना? रिसर्च नहीं करना पड़ा। जो कि ये कंपनीज रिसर्च करती है ना, 15 साल 20 साल लगा के रिसर्च करती है, वो रिसर्च का पैसा भी आप ही लोगों से लेती है। फ्री फंड में थोड़ी ना अपने सारे रिसर्च करेंगे, इसीलिए इनकी मेडिसिन बहुत महंगी होती है। और इनकी कॉपी जो होती है, जेनेरिक मेडिसिन जिनको हम लोग बोलते हैं, इनको एक कॉपी मेडिसिन मत बोलो यार, इनको और अच्छा नाम देता हूं मैं, इनको बोलते हैं बायोसिमिलर्स। बायोसिमिलर्स का प्रोडक्शन जब होता है तो इसको कहलाते हैं हम लोग सबसे ज्यादा बायोसिमिलर प्रोड्यूस करते हैं। हमारा बायोफार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री बहुत फुल्ली डेवलप्ड है यार, बहुत ज्यादा कमाता है पैसा। और इनफैक्ट हमारे इस पूरे बायोटेक्नोलॉजी का 50% से ज्यादा हिस्सा तो सिर्फ और सिर्फ ये बायोफार्मास्यूटिकल्स को जाता है। तो इसीलिए ये हमारे हेल्थ केयर सेक्टर में वैसे ही बहुत काम करता है ना? तो हम लोगों ने बहुत सारे वैक्सीन का डेवलपमेंट किया है, बहुत सारे हम लोगों ने मेडिकल रिकॉर्ड्स डेवलप किए हैं। हमारे कितने हॉस्पिटल्स आज के टाइम पर एडवांस स्टेज तक पहुंच चुके हैं। हम लोग रोबोटिक ऑपरेशंस भी आज के जमाने में करने लगे हैं। बहुत सारी चीजें हैं ना, ये हेल्थ केयर में बहुत बड़ा छलांग लगाया हमने। सिमिलरली अगर हम लोग ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन की बात करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन क्या होता है इसमें? साइंस में क्या लगा सकते हो? कह दो सर।
रेलगाड़ी छुक 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 रेलगाड़ी जो चलती है, ये भी तो साइंस की देन है। अरे देन है, सही बोल रहा हूँ, बिल्कुल सही है। तो हमारे ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन, या फिर अभी के लिए मैं सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन लिखता हूँ। ट्रांसपोर्टेशन में अपना बड़ा योगदान है भाई साहब। ट्रांसपोर्टेशन में अभी के टाइम पर अगर आप लोग देखो तो हम लोग बात करते हैं, हमारे पास इलेक्ट्रिक व्हीकल्स भी आ चुके हैं, ईवीज, है ना। हम लोग के पास हाइड्रोजन फ्यूल व्हीकल्स भी आ चुके हैं। आप बोलोगे हाइड्रोजन फ्यूल व्हीकल क्या है? अरे बेटा, जिस गाड़ी में पेट्रोल और डीजल ना पड़े, उसके जगह पर 1 लीटर मिनरल वाटर पड़े, उसको क्या बोलेंगे हम लोग? उसको बोलेंगे हाइड्रोजन फ्यूल व्हीकल्स। हाइड्रोजन फ्यूल व्हीकल में वैसे तो देखो हाइड्रोजन एज ए फ्यूल इस्तेमाल होता है, लेकिन हम लोग अब हाइड्रोजन का फ्यूल बनवाने जाएंगे। हम लोगों ने बोला कि यार उसके लिए ना एक गणित लगाते हैं, गणित नहीं केमिस्ट्री लगाते हैं यार। यहाँ पर हम लोग देते हैं ये वाटर, और वाटर पर गिराते हैं बिजली, जिससे कि इस बिजली से ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाए। अब इसी हाइड्रोजन को हम लोग डाल देते हैं हाइड्रोजन फ्यूल सेल में, और इस हाइड्रोजन फ्यूल सेल से हमें मिलेगी एनर्जी, और इस एनर्जी को इस्तेमाल कर लेंगे हम लोग अपने स्कूटर में, और स्कूटर हमारा दौड़ेगा फट 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 बढ़िया से। तो ये जो अब आगे के आने वाले टाइम पर हम लोग को देखने को मिलेगा कि जो हमारे पानी है, पानी से भी हमारी स्कूटी वगैरह चल सकती है, और ठीक ठाक चल देते हैं। हम लोगों ने इसको ऑलरेडी बना लिया है ना, ऑलरेडी बना लिया। तो ट्रांसपोर्टेशन में बहुत नए चेंजेस आने वाले हैं। ट्रांसपोर्टेशन के साथ साथ हम लोगों ने बात किया हमारे कम्युनिकेशन का भी। किसकी बात की भाई हम लोगों ने? कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन से क्या समझते हो आप लोग? अभी तो बताया थोड़ी देर पहले, है ना, कि अगर कम्युनिकेशन की बात आपके टीवी, रेडियो, मोबाइल फोन, ये सारी चीजें आपके कम्युनिकेशन के अंदर में आती हैं, और इन सब के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं रेडियो वेव्स का। रेडियो वेव्स, ये क्या है रेडियो वेव्स? पता नहीं, जब पढ़ेंगे तब पता चल जाएगा, डोंट वरी। रेडियो वेव्स का इस्तेमाल करते हैं हम लोग, और टीवी, रेडियो, हमारे मोबाइल फोन में रेडियो वेव्स का इस्तेमाल होता है। थोड़ा और हायर रेंज में हम लोग इस्तेमाल करने लगे, अब तो 6G तक पहुंच चुके हैं। तो 5G पहले के जमाने में जब हम लोग का 1G 2G 3G ये सब चलता था, तो उस टाइम तक हम लोग थोड़ा थोड़ा रेडियो वेव्स का इस्तेमाल करते थे। आगे चल के हम लोगों ने थोड़ा इसको और हायर स्पेक्ट्रम पर डाल दिया है। तो अब ये सब क्या मैं बोल के चला गया, आप लोग को भी समझ में नहीं आएगा, डोंट वरी, जब आईसीटी पढ़ेंगे तो उसमें डिटेल में समझेंगे इस चीज को। तो अब हम लोग क्या देखते हैं, रेडियो वेव्स के साथ साथ हमारे पास फास्टर इंटरनेट कनेक्टिविटी है ना। पहले के जमाने में याद करो, मुझे तो याद है, पहले इंटरनेट नहीं आया था, पहले आया था जीपीआरएस। जीपीआरएस पर इंटरनेट फ्री चलता था। आइडिया का नया नया सिम आया था कि भाई साहब इसको ले जाओ तो एकदम इंटरनेट नहीं, जीपीआरएस फ्री चलेगा। उस टाइम पर इंटरनेट पर भी ऐसा कुछ होता नहीं था, पढ़ने के लिए सिर्फ गूगल विकिपीडिया मिलता था हम लोग को, ना यूट्यूब चलता था, उससे कुछ भी चलता नहीं था। बाद में जमाना आया जब 3G का आया, जब जियो वाले ने दिया 3G, ये लो वोल्टे नेटवर्क, ये लो एलटीई नेटवर्क। ये क्या है? वॉइस ओवर एलटीई, लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन एलटीई, और वोल्टे का मतलब है वॉइस ओवर लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन। ये सब नेटवर्क के टाइप्स हैं हमारे। क्या कहते हैं, हमारी स्पीड धीरे धीरे लेकिन इंटरनेट की बढ़ती रही, और आज के टाइम पर हम लोग 5G और आगे आने वाले टाइम पर हम लोग 6G भी इस्तेमाल करेंगे बहुत ही जल्द। तो इस सब चीजों के लिए हमारा जो इंटरनेट एक्सप्लोर करने का स्पीड है वो काफी हद तक बढ़ चुका है। हमारी वॉइस क्वालिटी जो पहले आपको एकदम रोबोटिक वॉइस में हर एक चीज देखने को मिलती थी, अब वो वॉइस क्वालिटी बहुत अच्छी हो गई है। इस वॉइस क्वालिटी में अगर आप लोग को अभी भी नहीं समझ में आए तो आप लोग एक काम करो, अभी के अभी अपने प्रिय मित्र को, अभी के नहीं पहले लेक्चर देख लो, उसके बाद अपने प्रिय मित्र को या फिर अपने महिला मित्र को, जो भी मन करे, उसको फोन घुमाना, फटाफट से एक बार व्हाट्सएप कॉल करना और एक बार नॉर्मल कॉल करना। आपको समझ में आ जाएगा कि आपका व्हाट्सएप कॉल उसकी मधुर आवाज को ज्यादा अच्छे से बताता है ना। क्यों? क्योंकि जो आपका व्हाट्सएप कॉल है वो एक अलग फ्रीक्वेंसी को, एक अलग सिस्टम को इस्तेमाल में लेके आता है, जिससे कि वॉइस ट्रांसफर और ज्यादा क्रिस्टल क्लियर हो जाता है ना। तो उसको भी पढ़ेंगे हम लोग, डोंट वरी, सब पढ़ेंगे भाई। आप बोलोगे सर सब पढ़ेंगे, तो आज क्या पढ़ेंगे? अरे आज बेटा सब चीज को समराइज कर रहे हैं हम लोग, समझ लो, ऐसा ही समेट रहे हैं, बस समेट लिया है, आपको पता चल जाएगा क्या क्या चीजें पढ़नी होती है, तो उसके बेसिस पर हम लोग पढ़ना शुरू कर देंगे बस। ठीक है, चलो नेक्स्ट हमारा जो है ट्रांसपोर्टेशन कम्युनिकेशन के बाद एक एग्जांपल आता है हमारी एनर्जी का। ठीक है, बात करते हैं हम लोग एनर्जी को किस कलर से लिखूं जो कि मजा ही आ जाए। चलो पिंक कलर से लिख देता हूं। एनर्जी, एनर्जी के बारे में तो क्या ही पूछना यार। आप समझ लो कि जितने भी रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी हम लोगों ने इस्तेमाल करना स्टार्ट किया, सबसे पहले दिमाग में क्या आता है आपके? सोलर पावर प्लांट। सोलर पावर प्लांट या फिर सोलर पावर लिख लो सर। सोलर पावर, हमारी छत के ऊपर सूरज की रोशनी से बिजली पैदा हो जाएगी, और इसका बिजली का इस्तेमाल हमारे घर भर में चलेगा, बिजली का बिल नहीं आएगा, और हमारे सारे इक्विपमेंट चलेंगे। अरे वाह, ऐसा कैसे हो गया? कमाल की बात नहीं हो गई कि सूरज की रोशनी से हम लोग बिजली पैदा कर ले रहे हैं, सोलर पावर। और इनफैक्ट सिर्फ इतना ही नहीं है भाई साहब, अभी रुको, इसमें सोलर पावर में अगर हम लोगों ने अपना नैनो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर दिया, तो जो नैनो टेक्नोलॉजी इनेबल्ड सोलर पावर होंगे, उसके लिए तो आपको सोलर प्लेट भी नहीं लगाना पड़ेगा, उसका पेंट आएगा। पेंट को दीवार पर ऐसे 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 पोताई कर दो, उसके नीचे कहीं तार वार लगाने का जुगाड़ दे देंगे वो लोग, और उससे भी बिजली पैदा हो जाएगी। मतलब कि जो आपका सोलर पैनल है वो आपके चादर जैसा हो जाएगा, जो बिस्तर पर बिछाते हो डबल बेड के, वैसा ही आपका सोलर पावर प्लांट का प्लेट हो जाएगा। आप बढ़िया से उसको बढ़िया सा कहीं पर भी छत पर टांग दो, सुखा दो, उसको फोल्ड करके वापस ले आओ। ऐसा फ्लेक्सिबल सोलर पावर प्लांट भी जल्द ही देखने को मिलेगा हम लोगों को। ये क्या है? आपकी एनर्जी के बारे में खतरनाक डेवलपमेंट है ना। फिर आपका विंड पावर है, इसके अलावा आपका न्यूक्लियर पावर हम लोगों ने बोला था, है ना। यहां पर हम लोगों ने न्यूक्लियर पावर की बात की थी। आप सबको बच्चे ये पता होगा कि न्यूक्लियर पावर में हम लोग न्यूक्लियर फिशन यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? फिशन रिएक्शन यूज करते हैं। और अब हम लोग क्या बना रहे हैं? फ्यूजन रिएक्शन को बना रहे हैं। हम लोगों ने आदित्य L1 मिशन भेजा है, इस तरीके से नासा ने भी अपना पार्कर सोलर प्रोब मिशन भेजा है। इन सबको साथ में कनेक्ट करोगे तो हम लोग ये धीरे धीरे पढ़ते जा रहे हैं कि यार ये सन जो है, सन के अंदर तो फ्यूजन रिएक्शन होता है। ये फ्यूजन रिएक्शन, ओहो, ये फ्यूजन रिएक्शन एक्चुअल में सन करता कैसे है?
तो हम लोगों ने कहा कोई बात नहीं, हम लोग क्या करते हैं आर्टिफिशियल सन बनाएंगे और उसको हम लोग पावर जनरेशन में इस्तेमाल करेंगे। उसका नाम है टोकामैक। टोकामैक, ये टोकामैक क्या है? टोकामैक एक ऐसा न्यूक्लियर पावर प्लांट है जिसको कि हम लोग उसके अंदर फिजन रिएक्शन नहीं, सन जैसा फ्यूजन रिएक्शन कराएंगे और फिर और ज्यादा एनर्जी पैदा करेंगे। हम लोग बोलते हैं कि ये फिजन की तुलना में 4 गुना ज्यादा एनर्जी पैदा कर सकता है फ्यूजन रिएक्शन से। इसमें फिजन रिएक्शन में क्या होता है, एक बड़ा एटम दो छोटे छोटे एटम में टूटता है और खूब सारा एनर्जी देता है। और सिमिलरली फ्यूजन रिएक्शन में क्या होता है कि दो छोटे छोटे एटम मिलकर एक बड़ा एटम बनाते हैं और यहां से भी खूब सारा एनर्जी निकलता है और ये वाला एनर्जी ज्यादा निकलता है। ठीक, पढ़ेंगे ये सब, डोंट वरी, पढ़ेंगे, सब पढ़ेंगे। अभी तो मैं आपको सिर्फ स्वाद चखा रहा हूं साइंस एंड टेक का। ये क्या मजेदार सब्जेक्ट है। जब सब कुछ पकड़ में आ जाएगा तो सोचो आप अपने आप को कितना विद्वान समझोगे, है कि नहीं? गर्वान्वित महसूस करके आपकी छाती चौड़ी हो जाएगी, सड़क पे ऐसे टहलोगे कि आप जैसा कोई है नहीं दूसरा। फिलहाल एनर्जी के लिए हम लोगों ने और भी बहुत सारे एनर्जी एफिशिएंट काम किए। जैसे कि पहले के जमाने में याद करो, एक पीले रंग का बल्ब जलता था हमारे घरों में, उसके ऐसे फिलामेंट होते थे, है ना? लेकिन फिर बाद में आया, पापा लेके आए बड़ा सा ट्यूबलाइट जो कि अब और ज्यादा उजाला सफेद रंग का करता था। फिर उसके बाद पापा लेके आए CFL, जिसके बल्ब जो थे छोटे तो हो गए लेकिन साथ ही साथ ये बल्ब में बहुत ही ज्यादा रोशनी भी हो गई। फिर ये CFL बल्ब के बाद आया वापस से सफेद रंग का एक LED बल्ब, जिसमें कुछ बत्तियां ऐसे लगी थी और जिसकी रोशनी बड़ी खतरनाक सी थी, जल्दी खराब भी नहीं होता था, खराब होता भी था तो बदल के दूसरा मिल जाता था। ये क्या है? बल्ब के इवोल्यूशन है ना। एनर्जी एफिशिएंसी को देखो ना, पहले ये जलता था आपका 100 वाट पर और इतनी रोशनी नहीं जाता था जितना अब ये आपके 15 या 7.5 या 8 वाट का बल्ब आपको कर देता है ना? हालांकि आता और भी 30-30 वाट के बल्ब भी आते हैं, आई नो, लेकिन 8 वाट का बल्ब उतनी रोशनी कर देता है। पहले यही बिजली को जलाने के लिए 100 वाट एनर्जी खर्चा करते थे, हम लोग 8 वाट तक की खर्च करके इस चीज को पकड़ लेते हैं, पा लेते हैं, है ना? एनर्जी एफिशिएंसी है कि नहीं? पहले के जो जमाने के जो टीवी हुआ करते थे, टीवी, वो जो टीवी थी वो टीवी नहीं होकर टीवा थी। टीवा क्यों? क्योंकि भाई साहब उसके पीछे कितना बड़ा डब्बा जैसा क्रिएट हो जाता था, इसके अंदर एक्चुअल में कैथोड रे ट्यूब लगता था, है ना? ये कैथोड रे ट्यूब जो है वो इलेक्ट्रॉन बीम को इस पे फटफट ऐसे बिल्कुल तेजी से फास्फोरस के फील्ड पर अप्लाई करता था और उससे हम लोग को टीवी दिखता था। याद है बचपन में जो टीवी थी हम लोग के घर में, बड़े बड़े डब्बे जैसी। अब टीवी भाई साहब दीवार में चिपका दो, यही देख लो, ये टीवी तो है, कहां दीवार में चिपक गई है पता चल रहा है? ये बड़ी टीवी है बस, और क्या। सोचो इसमें पिक्चर देखने में कितना मजा आएगा, है ना? हम लोग देखते हैं कभी कभी, नहीं नहीं कोई नहीं देखता है भाई साहब। ये स्टूडियो जो है ये लॉक हो जाता है बाद में, मूवी देखने का मौका नहीं मिल पाता, लेकिन ऐसा मुझे सोच के बहुत ही खुशी का अनुभूति होता है कि कभी ऐसे बड़ी टीवी में देखेंगे तो कितना मजा आएगा, है ना? कोई नहीं, कभी मौका लगेगा तो ये भी करके देखा जाएगा। तो ये हम लोग को समझ में आ गया, है ना? हम लोग कम्युनिकेशन वाले में, वैसे देखो कम्युनिकेशन में हम लोगों ने एक बात नहीं करी यार। कम्युनिकेशन में हम लोगों ने बहुत ही शानदार GPS सिस्टम का इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दिया, जिसका जिक्र मैं कर रहा था, और इंडिया में उसी को हम लोग बोलते हैं नाविक, है ना? नाविक, नाविक सीरीज है, ये कॉन्स्टिलेशन है 7 सैटेलाइट्स का, 7 सैटेलाइट है इसके अंदर। और अब तो एक और ऐड हो गया जिसके बारे में अभी मैं बात कर रहा था, NVS-01, इसका सेकंड जनरेशन सैटेलाइट, है ना? तो 7 सैटेलाइट का कॉन्स्टिलेशन, लेकिन ये हमारे इंडिया के ही मैच करता है और इंडिया के 1500 किलोमीटर के और दूर दूर के एरिया को भी कवर कर लेता है। अभी हम लोग नाविक को क्यों नहीं इस्तेमाल करते हैं? हम लोग अभी भी GPS इस्तेमाल करते हैं। अगर आपसे कोई पूछे तो आप क्या बताओगे उसको? जरा नीचे कमेंट सेक्शन में बताना मुझे कि आपको पता है कि नहीं पता है कि हम लोग नाविक क्यों नहीं इस्तेमाल करते हैं। नाविक होता क्या है? जिनके पास थोड़ा भी ठीक ठाक कार होगा घर में, जिनके अंदर वो स्क्रीन लगी होती है ना कार के अंदर, उस कार के अंदर अगर आप लोग देखोगे, अगर उसके अंदर GPS इनबिल्ट होगा तो वो GPS नहीं होगा, वो नाविक होगा। वो नीले नीले रंग की स्क्रीन आती है, उसमें बड़ा गंदा गंदा सारी चीज दिखता है, वही नाविक है। लेकिन उसकी एक्यूरेसी जो है वो GPS से ज्यादा है, लेकिन फिर भी इस्तेमाल नहीं करते, क्यों? समझेंगे उस लेक्चर में, लेकिन आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, ठीक है? हम लोगों ने ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, एनर्जी, इन सब के बाद अगर हम लोग एक और एग्जांपल की बात करें, हमारे इन्वायरमेंट की बात करें, तो इन्वायरमेंट में क्या क्या मिला है हमें भाई? इन्वायरमेंट को तो हरे रंग से लिखना बनता है। इन्वायरमेंट के फील्ड में साइंस कैसे काम करता है, कौन बता है? जल्दी बता दो। इन्वायरमेंट के फील्ड में हम लोग बोल सकते हैं कि जो हमारा वेस्ट मैनेजमेंट है, वेस्ट मैनेजमेंट आज के टाइम पर बहुत ही शानदार हो चुका है। हम लोग बात करते हैं वेस्ट टू वेल्थ की। वेस्ट टू वेल्थ क्या कहता है? ये कहता है जो भी कूड़ा कचरा कबाड़ा तुमने बनाया है उससे तुम एनर्जी भी प्रोड्यूस कर सकते हो। कैसे? गोबर गैस लगाओ। गोवर्धन स्कीम चलाया गया था इस चीज के लिए। तो गोवर्धन स्कीम जो था वो वेस्ट टू वेल्थ स्कीम ही तो है। हम लोग वेस्ट को वेल्थ में कन्वर्ट कर ले रहे हैं, एनर्जी प्रोड्यूस कर दे रहे हैं। हम लोग अरे गाँव में देखा होगा ना, एक ऐसा बड़ा सा चैम्बर होता है ना, उसके अंदर में जितना भी सब्जी का छिलका, जितने भी गोबर, ये सारी चीजें आप लोग इकट्ठा करके सब इसके अंदर फेंक देते हो, और इसके अंदर एनारोबिक ऑक्सीडेशन होता है या फिर फर्मेंटेशन होता है, एनारोबिक फर्मेंटेशन होता है। इसको सड़ाते हैं हम लोग, सड़ाने के बाद यहाँ से एक पाइप निकालते हैं और ये पाइप जाके आपके चूल्हे से कनेक्ट हो जाता है। चूल्हे से, ये कैसेट नहीं बना रहा हूँ यार, ये चूल्हा है आपका, ठीक है? ये लो, अभी कैसेट ही लग रहा है यार, यहाँ पर नो बना देता हूँ। अब सही है, ये आपका गैस स्टोव, चलो यहाँ लाइटर रखने के लिए बना देता हूँ। लग रहा है काली चरण को टीका लगा दिया मैंने और उसकी 2 आंखें बाहर निकल आई, ठीक है? ये जो भी है, लेकिन हाँ, गोबर गैस से आप लोग अपना एक ईंधन के जैसे इस्तेमाल कर सकते हो। ये है हमारा वेस्ट मैनेजमेंट, कितना शानदार हो चुका है। आज के टाइम पर हम लोग प्लास्टिक्स का इस्तेमाल तो कर रहे हैं, लेकिन अब ऐसी टेक्नोलॉजी भी आ चुकी है जो कि प्लास्टिक जैसा तो दिखेगा लेकिन वो बायोडिग्रेडेबल भी होगा। हाँ जी, बिल्कुल आ चुका है। अभी बहुत महंगा है वो टेक्नोलॉजी, इसलिए हम लोग अपने आम जिंदगी में इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये टेक्नोलॉजी ऑलरेडी आ चुकी है। तो हमारे पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए भी ऐसी बहुत सारी टेक्नोलॉजीज, बहुत सारे साइंस इक्विपमेंट्स ऑलरेडी आ चुके हैं। फिर हम लोग बात करते हैं इसी तरीके से डिफेंस की। हम लोग बात करते हैं डिफेंस। डिफेंस को रेड कलर से लिख सकते हैं, है ना? डिफेंस, खतरा, खतरा नहीं है भाई साहब, प्रोटेक्शन है डिफेंस, है ना?
डिफेंस की बात हम लोग अगर करेंगे तो डिफेंस के अंदर में हम लोग ने ऐसे ऐसे मिसाइल्स की बात की। अभी अभी हम लोगों ने एपीजे अब्दुल कलाम का आईजीएमडीपी प्रोग्राम पढ़ा था, इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसके अंदर में हम लोगों ने पटना के नाम से 5 मिसाइल्स देखे थे। नाम याद है सबका? पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, नाग, आकाश। तो ये जो 5 मिसाइल देखे हम लोगों ने, ये तो बहुत ही शानदार था यार। इसके साथ ही साथ सिर्फ इतना ही नहीं, हम लोगों ने अब तो ब्रह्मोस के नाम से क्रूज मिसाइल भी बना दिया है। ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल। क्रूज मिसाइल समझते हो? ये जो है ये सारे के सारे बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं। बैलिस्टिक मिसाइल्स। बैलिस्टिक मिसाइल क्या होता है? बैलिस्टिक मिसाइल एक ऐसा मिसाइल होता है, मान लो ये हमारा अर्थ है, अगर इस अर्थ के इस जगह से इस मिसाइल को हम लोग डालते हैं तो कुछ दूर जाएगा और ये अपनी ग्रेविटी के आगोश में आके यहाँ पर फूट जाएगा। इसका पाथ डिफाइन है पहले से ही, है ना? क्रूज मिसाइल के लिए ऐसा नहीं है। क्रूज मिसाइल तो आड़े तिरछे कैसे भी इधर उधर घूम घाम के जाके कर देगा, विस्फोट कर देगा। मतलब कि इसको हम लोग कहीं पर भी मैनूवर कर सकते हैं, है ना, अपने हिसाब से। तो ये क्रूज मिसाइल है। और जो सिंपली आता है वो बैलिस्टिक मिसाइल होता है। ठीक है, आप लोगों ने मूवी देखी है एवेंजर? एवेंजर या फिर गार्डियंस ऑफ गैलेक्सी, उसमें एक योंडू है। योंडू उसकी खोपड़ी पर ऐसे जो लगा है लाल रंग का, उसके पास एक तीर है जो कि सीटी पर चलता है। तो वो सीटी पर घूम के सबको इधर उधर सब खलास कर देता है सबको वो। तो वो क्या है, एक तरीके का क्रूज मिसाइल है, याद रखना उसको हमेशा। ठीक है, ये बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल ही नहीं, हमारे पास आज के टाइम पर बहुत सारे नए नए प्रकार के ड्रोन्स आ चुके हैं। हम लोग के पास आज के टाइम पर सबमरीन्स हैं, सबमरीन्स। और ये सबमरीन जो है ये किसी बिजली पर नहीं चलता है, किसी डीजल पर नहीं चलता है, बल्कि ये सारे के सारे न्यूक्लियर पावर्ड हैं भाई साहब। इस सबमरीन के अंदर भी न्यूक्लियर पावर प्लांट लगा हुआ है जो कि एनर्जी प्रोड्यूस करता है ना, न्यूक्लियर पावर्ड है ये सबमरीन। अरिहंत, आईएनएस अरिहंत बोल सकते हैं, है ना। अब इसी के साथ साथ हम लोग जैसे और क्या बोलते हैं, आईएनएस विक्रांत की बात कर लेते हैं। विक्रांत जो है वो हमारे लिए हमारा एयरक्राफ्ट कैरियर है। एयरक्राफ्ट कैरियर हमारे पूरे नेवी का सबसे बड़ा जहाज होता है, जिसके अंदर पूरा रनवे नहीं देखा आपने, उस पर एकदम फ्लाइट तेजी से जूम करके फिर उड़ जाती है। तो जो रनवे बनता है, सोचो वो तो पानी के अंदर रनवे बना दिया भाई सब, जहाज के ऊपर रनवे, जीता जागता वो पूरा एकदम समझ लो कोई एयरपोर्ट ही रहेगा, इतना बड़ा बनता है वो, है ना। उसमें कम से कम 300 मीटर 250 मीटर का रनवे देते हैं। तो 250 मीटर बड़ा क्या जहाज पानी में चलने वाला क्या होता है, एयरक्राफ्ट कैरियर होता है वो। और ये किसी भी कंट्री के लिए बहुत अहम भूमिका निभाता है, समझ लो इस चीज को। और ये हमारे पास अब खुद का बन चुका है भाई साहब। अब ये भी बना है लेकिन बन गया है हमारे पास एयरक्राफ्ट कैरियर भी है। हमारे पास अब वो सब चीजें हैं जो कि एक आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के पास होनी चाहिए। कुछ चीजों की बात करें जैसे कि अभी हम लोग के पास मिसाइल डिफेंस सिस्टम, जैसे कि ये मिसाइल मान लो आ गया हमारे ऊपर, तो इसको अपने ऊपर गिरने थोड़ी नहीं देंगे। अरे यहाँ से एक मिसाइल हम भी दागेंगे और यहीं पर वो सारा कुछ फूट फाट के गिर जाएगा नीचे, है ना। इसको बोलते हैं मिसाइल डिफेंस सिस्टम। तो मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी हमारे पास आ गया, अभी हाल फिलहाल में परीक्षण किया, बस उसको इंडक्ट करना बाकी, इंडक्ट कर देंगे कुछ दिनों में, खत्म, वो भी मजेदार हो जाएगा। तो डिफेंस में भी हम लोगों ने देखा कि यार बहुत बहुत प्रकार का हम लोगों के पास इक्विपमेंट है। इसके बाद हम लोग जरा इस पे बात करते हैं कि यार साइंस और सोसाइटी को एक बार इंटीग्रेट करके देखें, है ना। आपके चैप्टर का जो अगला टॉपिक है वो इसी के बारे में इशारा करता है, और अब ज्यादा कुछ बचा नहीं है, आप समझ लो, छोटा सा और टॉपिक बस है आपका। तो इसमें हम लोग ये बोलते हैं कि यार देखो साइंस सोसाइटी की तरफ आगे बढ़ने का क्या मतलब है कि देखो साइंस से, साइंस क्या है, एक सिक्का है, मेरा पर्स कहाँ गया, एक सिक्का है, सिक्का उछालो ऐसे, ये गया और ये आ गया, ये क्या आ गया, हेड आ गया। अब बोलोगे सर टेल भी आ सकता था, मतलब हर सिक्के के दो पहलू, हेड और टेल। तो मतलब साइंस के भी दो पहलू हैं, हर टेक्नोलॉजी के दो पहलू हैं। न्यूक्लियर पावर जो होता है वही न्यूक्लियर वेपन, जैसे हिरोशिमा नागासाकी पर वो विस्फोट करा सकता है जिससे कि आगे आने वाली 4 जनरेशन झेलेगी। तो ये विध्वंसक भी हैं, नुकसान भी पहुंचा सकते हैं, एट द सेम टाइम ये सब के सब बहुत ज्यादा फायदा भी पहुंचा सकते हैं, आपकी जिंदगी को आसान बना सकते हैं, आपके ऊपर है। और दूसरी चीज क्या है कि हम लोग अपने इस टेक्नोलॉजी को इस हिसाब से इस्तेमाल में लाएं जिससे कि सिर्फ ऐसा ना हो कि हम ही सारे मजे लेके भगवान को प्यारे हो जाएं और जो हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे पैदा हों भविष्य में उनके लिए कुछ ना छोड़ जाएं। इसको बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो साइंस हमेशा ऐसा डेवलप होना चाहिए जो कि सस्टेनेबल, ना सिर्फ हमारी जनरेशन बल्कि आगे आने वाली सभी जनरेशन इस रिसोर्सेज का फायदा उठा सके। इसको हम लोग बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के हिसाब से हमारे साइंस में भी ग्रोथ होना चाहिए। यही है आपका इंटीग्रेटिंग साइंस विद सोसाइटी। हम लोग इसमें बात करते हैं कि किस हिसाब से आज के जमाने के मॉडर्न टेक्नोलॉजीज को हम लोग अपने सोसाइटी से रिलेट करते हैं। तो अभी हम लोगों ने आयुष का नाम लिया था, याद होगा आपको, है ना। तो आयुष जो है वो अपने आप में बड़ा ही सेफ। आप लोग योगा करते हो? नहीं करते हो, मुझे पता है, मैं भी नहीं करता हूँ। तो ऐसा कुछ नहीं है यार, करना चाहिए, है ना। योगा, मैं योगा नहीं करता हूँ, एक्सरसाइज करता हूँ वैसे तो रेगुलर बेसिस पर, डेली करता हूँ मैं। तो उसमें कुछ कुछ तो योगा के आसन भी होते हैं। तो मैं ऐसा नहीं बोल सकता कि प्योरली योगा करता हूँ, लेकिन हाँ मिक्स ऑफ योगा एंड रेस्ट ऑफ एक्सरसाइज वो मैं करता हूँ। करना चाहिए, बस नहीं करोगे तो आपका शरीर वैसे ही शून्य की तरफ पहुंच जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। शून्य मतलब कि क्या, अरे मोटा हो जाओगे, लड्डू जैसे गोला बन जाओगे, बिल्कुल के बिल्कुल। समझ में आया? तो इसीलिए एक्सरसाइज वगैरह करते रहना चाहिए यार हम लोग को। और स्टूडेंट लाइफ में वैसे तो यार बहुत सारी चीजें होती हैं। तो यहाँ पर हम लोग वैसे देखो क्या बात कर सकते हैं कि साइंस और टेक्नोलॉजी, अगला जो टॉपिक है हमारा, वैसे तो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करता हूँ। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक कहता है कि देखो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में बेसिकली आपको क्या क्या चैलेंजेस देखने को मिलते हैं, उन चैलेंजेस की बात करते हैं। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, चैलेंजेस इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। जब भी इनके डेवलपमेंट की बात करते हैं तो चैलेंजेस क्या क्या फेस करते हैं ये सब के सब। उसमें सबसे पहले नंबर पर अगर हम लोग बात करें, सबसे पहले नंबर पर हम लोग बात कर सकते हैं इनएडिक्वेट रिसर्च फंडिंग। पैसा नहीं है दोस्त, जेब खाली बंटाधार हो चुका है। तो फिर जेब खाली है तो रिसर्च का पैसा कौन देगा? एंजल इन्वेस्टर देंगे। यार इतनी कठिन टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हो, वो आपको दे ही नहीं पाएंगे पैसा, उनके नहीं समझ में आया किस पे पैसा लगा रहे हैं वो। बायोटेक्नोलॉजी में फंडिंग इसलिए नहीं मिल पाती है क्योंकि बायोटेक्नोलॉजी के इतने डिफिकल्ट
वो पूरे प्रोसेस होते हैं कि वो एंजल इन्वेस्टर को समझ में नहीं आता है कि क्या बात कर रहा है, ये क्या करके दे देगा मुझे आगे चल के, तो वो पैसे नहीं लगाते। इनएडेक्वेट रिसर्च फंडिंग एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है जब भी हम लोग साइंस एंड टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट की बात करते हैं। इनएडेक्वेट रिसर्च फंडिंग, इनएडेक्वेट रिसर्च फंडिंग है ना। इसके अलावा देखो और भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि मान लो कि सिर्फ और सिर्फ फंडिंग से ही सब कुछ नहीं हो जाएगा। आपको ना कई बार बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स को रन करने के लिए, रिसर्च करने के लिए आपको प्रॉपर रिसर्च लैबोरेटरीज चाहिए होती है। वैसे इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे इंडिया में तो नहीं डेवलप्ड। हम ऐसा बोल सकते हैं, देखो बहुत सारे आईआईटीज हैं, बहुत सारे आईआईएसीज होंगे जहां पर ना ये सारे टेक्नोलॉजीज का लैब होगा, बट हर जगह तो अवेलेबल नहीं है और हर कोई इंसान आईआईटी और आईआईएससी में तो नहीं पढ़ता है, तो फिर बाकी लोगों को क्या मिलेगा। इसीलिए एक मेजर चैलेंज ये भी आता है हमारे पास। दूसरे नंबर पर हम लिख सकते हैं कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रेन है। इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रेंट्स, बात समझ में आई ना। तो जितने भी हाई एंड रिसर्च होते हैं, उन हाई एंड रिसर्च के लिए हम लोग को प्रॉपर इंफ्रा नहीं मिल पाता है, हम लोग उसको टेस्ट ही नहीं कर पाते। टेस्ट नहीं कर पाते तो उस हिसाब से साइंस एंड टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट नहीं हो पाती है। इसलिए तो हमारा रिसर्च एंड डेवलपमेंट फील्ड वीक है इंडिया में। बाकी के देश आरएनडी जो है, और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताता हूं, जो आरएनडी होता है बच्चों, वो बेसिकली बाकी जितने भी विदेशी कंट्रीज हैं वो प्राइवेट इंडस्ट्रीज ओन्ड होता है, प्राइवेट इंडस्ट्रीज फैसिलिटेटेड होता है। मतलब कि प्राइवेट इंडस्ट्री, मान लो आप ग्रेजुएशन में पढ़ रहे हो ना, तो ग्रेजुएशन में जब भी आप लोग जो भी काम करना चाहते हो उसके लिए फंडिंग सरकार नहीं देगी, प्राइवेट कंपनीज आपको फंडिंग देती है कि ये लो आज के लिए तुम्हारा इस प्रोजेक्ट के लिए 20 लाख रुपए दे दिया मैंने, ये लो 1 करोड़ रुपए दे दिया, रिसर्च करो उस पर, अगले 5 साल तक रिसर्च करो, रिजल्ट ला के दो। ऐसे होता है बाहरी कंट्रीज में। अपने यहाँ पर यार प्राइवेट कंपनीज रिसर्च के पैसे देती नहीं, और गवर्नमेंट के पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, वो कभी कभार किसी को दे देती है, कभी कभार नहीं देती है। हालांकि मैं अब अभी इधर भी बहुत सारे ड्यू के कॉलेजेस में गया था मैं, और मुझे ये जानकर खुशी हुई कि आजकल के टाइम पर मतलब दिल्ली यूनिवर्सिटी के कई सारे बच्चे हैं जो कि इन रिसर्च में काम कर रहे हैं, उनको फंडिंग मिल जाती है। वैसे प्राइवेट कंपनी से देती हैं। मैं अभी जिस लड़के से मैं बात कर रहा था, उसको 2 लाख रुपए का एक फंडिंग मिला हुआ था। उसको रिसर्च करना था, कुछ उसको प्रोजेक्ट दिया गया था। उस प्रोजेक्ट में लगभग 100-150 लोगों से बातें करके प्रॉपर एक रिसर्च डेटा मेंटेन करना था, है ना? तो मुझे सही लगा यार कि ये सारे कम से कम कुछ तो मिल रहे हैं। और दूसरा समझ लो, जब ये सारी चीजें हम लोग को सही तरीके से नहीं मिल पाती है, तो इसी का परिणाम है कि हमारे पास जो ह्यूमन रिसोर्स हैं, वो ह्यूमन रिसोर्स उतने अच्छे नहीं मिलते हैं, है ना? तो हमारे लिए ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, एचआरडी, वो भी कम है। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट कम है। और ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट जो आ भी गए, मतलब पहले तो लोग अच्छे से पढ़ लिख के कुछ बढ़िया साइंटिस्ट फील्ड पर जाते नहीं, क्योंकि साइंटिस्ट फील्ड में लगता है बहुत समय और उनको रिसर्च करना नहीं होता है ना, तो इसलिए साइंस एंड टेक तो डेवलप नहीं हो पाता। सबको इंस्टेंट पैसा चाहिए, बीटेक करो, बीटेक करने के बाद तुरंत प्राइवेट सर्विस करो, 6 लाख 10 लाख 15 लाख की जॉब लो और याशी काटो, ऐसा लगता है लोगों को, है ना? लेकिन होता नहीं है, इतनी बढ़िया जॉब लगती नहीं है बीटेक करने के बाद आज के टाइम पर। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की अगर हम लोग बात करते हैं, तो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट वैसे ही बहुत लिमिटेड है हमारे पास। जो क्वालिटी चाहिए, मतलब यहाँ पर हम लोग को एक गैप देखने को मिलेगा इनके बीच में। एक तरफ है हमारे लिए एकेडमीशिया और दूसरे तरफ है हमारे पास इंडस्ट्रीज। इन दोनों के नीड्स में बहुत ज्यादा गैप दिखता है। इंडस्ट्री का डिमांड कुछ और है, इंडस्ट्री बोल रहा है कि भैया मुझे ऐसे ग्रेजुएट बंदे ला कर दो जिसको कि मान के चलो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सारे प्रोग्राम्स आते हों। ये बच्चा सी प्लस प्लस के ऊपर बढ़ नहीं पा रहा है, उस पर भी सही से नहीं कर पा रहा है, जावा सी प्लस प्लस इन सब में अटक के रह गया। जो नए सॉफ्टवेयर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए इस्तेमाल में आते हैं, जो नए टूल्स एंड टेक्निक्स इस्तेमाल होते हैं, उन सबका इस्तेमाल कोई सिखा नहीं रहा है, कोई नहीं पढ़ा रहा है आज के टाइम पर बीटेक में। तो हमारा एचआर ह्यूमन रिसोर्स कहां से डेवलप होगा? और सबसे बड़ी बात, गलती से डेवलप हो गया तो उसको रोक भी नहीं पाओगे अपने देश में भैया, क्योंकि उसको पैसा देने वाली बहुत कंपनियां बाहर बैठ के ऐसे बाहें फैला के शाहरुख खान के टाइप में कि अरे बेटा मेरे पास आओ, तो ये लो, इतने पैसे लो भाई साहब, तुम रुकेगा ही नहीं। ब्रेन ड्रेन एक बहुत बड़ी समस्या है यहाँ पर इंडिया में, कि जो भी थोड़ा भी अच्छा पढ़ लिख लेता है उसको लगता है कि भाई साहब ये देश मेरे लिए कुछ नहीं कर रहा है, निकल लो यहाँ से, आगे बढ़ो। वहां पर ही मेरे असली टैलेंट की अहमियत समझी जाएगी। यहाँ पर कोई नहीं समझने वाला, और कहीं हद तक वो सही भी होता है यार, है ना? यहाँ पर तब तक नहीं समझ में आएगा जब तक वो किसी बड़े कंपनी का सीईओ ना बन जाए, तब यहाँ के लोग पीछे पीछे भागेंगे, अरे भैया तुम ही थे क्या, अरे हमें पता ही नहीं था, तुम तो हमारे यहाँ से पढ़े गए थे, अब तुम इतने बड़े आदमी बन के चलो अब इंडिया वापस आ जाओ, थोड़ी इन्फॉर्मेशन हमें भी दे दो। वो कहेगा उस टाइम तो बोला नहीं आपने, और इंडिया में रहता तो शायद इतने बड़े लेवल तक वो पहुंच भी ना पाता। तो कहीं हद तक सही भी है, बट ब्रेन ड्रेन की समस्या हमेशा देखने को मिलती है। यहाँ पर चौथे नंबर पर मैं लिखता हूं ब्रेन ड्रेन, मतलब कि जो टैलेंट रिटेंशन है, टैलेंट रिटेंशन वो बहुत ही पुअर है अपने देश का, है ना? टैलेंट रिटेंशन, वो रिटेन नहीं कर पाते, वो भाग जाता है कहीं ना कहीं दूसरी जगह विदेशों में काम करने के लिए। उसके बाद जिस हिसाब से ये सब चीजों का दिक्कतें मैं बता रहा हूं, आपको लगता है कि किसी को भी ये प्रेरणा मिलेगी कि वो कुछ नया इनोवेशन कर दे? नहीं। तो जब ये सब नहीं है तो इनोवेशन भी नहीं है। इसीलिए हम लोग को इनोवेशन इकोसिस्टम या फिर स्टार्टअप एंटरप्रेन्योरशिप, अब तो चलो थोड़ा बहुत आने भी लगा है, नहीं तो पहले ये काफी पुअर था, नहीं मिलता था, है ना? हम लोगों ने देखा है नॉर्मली, मान लो कि नैनो टेक्नोलॉजी की बात कर लेते हैं। नैनो टेक्नोलॉजी के फील्ड में एक साल में हमारे यहाँ पर कितने पेपर पब्लिश होते होंगे अगर मैं आपसे पूछता हूं, या फिर स्पेस के फील्ड में अगर मैं आपसे पूछूं कितने पेपर पब्लिश होते होंगे? स्पेस, नैनो टेक्नोलॉजी, अगर मैं इन सबके फील्ड में, आपको नंबर तो एग्जैक्टली याद नहीं है मुझे, लेकिन अगर मैं इसको चाइनीज के पेटेंट से अगर मैं आपको कंपेयर करूं, तो अगर एक एग्जांपल दे रहा हूं, अगर उनके होंगे 1376, सॉरी 13,760, तो हमारे होंगे 76। समझ रहे हो?
हमारा जो पेपर पब्लिश करने का, हमारा जो पेटेंट लेने का, ये जो इनोवेशन इकोसिस्टम है, यही इतना कम है। पेपर पब्लिश नहीं करते, किसी चीज पे पेटेंट नहीं लेते हम लोग जल्दी से, क्योंकि ये सब कमियां हैं, है ना। ये सब इंटरवूवेन है, लेकिन कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन में सबको एक साथ बांध के देख सकते हो आप। तो सोचो इतना गैप है हमारे और चाइना के पेटेंट्स में, तो हमें डेफिनेटली कुछ ना कुछ करना चाहिए इसके लिए। फिर हम लोग बात करते हैं रेगुलेटरी एंड ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स। आप सबको पता है कि दुनिया में कुछ भी करने जाओ तो इंसान हमेशा सबसे पहले यही पूछता है, नियम कानून इतना ज्यादा है कि उसी में उलझ के रह जाओगे आप, है ना। तो हम लोग बोल सकते हैं कि जो रेगुलेशंस है यहाँ पे वो बहुत ही स्ट्रिंजेंट है, बहुत ही रोक टोक लगाने वाले हैं। वो आपको ना सपोर्ट नहीं करते हैं, बल्कि वो क्या करेंगे, आपको पीछे ढकेल देंगे, अरे बड़े आए यहाँ पर रिसर्च करने वाले, निकल लो यहाँ पे कुछ नहीं होता है ना, डांट डपट के भगा देते हैं आपको, उनसे फाइट करके जाना पड़ता है आगे। तो जितने भी ऐसे रेगुलेटरी और ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स होते हैं, हम लोग बोल सकते हैं रेगुलेटरी एंड ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स, इनको पार करके जाना पड़ता है ना। अब साथ ही साथ अगर मैं और आपको बताऊं तो कुछ ना कुछ, जैसे कुछ एक कंपनीज है या फिर कुछ एक जोन्स है जो कि इंटरनेशनल कोलैबोरेशन की बात करती है, लेकिन इंटरनेशनल कोलैबोरेशन करना इतना आसान नहीं है। आप लोग को किसी की तो मदद पड़ेगी। फॉर एग्जांपल, आपके बायोटेक्नोलॉजी के लिए एक इंस्टीट्यूट है जिसका नाम है बिरैक, बिरैक फॉर बायोटेक। ये आपको फंडिंग भी देता है और इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस में आपको दूसरे इंटरनेशनल प्लेयर्स के साथ में मीटअप भी कराता है। तो ऐसी ही संस्थाओं को थोड़ा और लाइमलाइट में आना चाहिए भैया, थोड़ा और हेल्प करो, थोड़ा और जिगरा दिखाओ और लोगों से कनेक्ट कराओ, ताकि हम लोग नई नई चीजों को सीख सकें। और लास्ट में हम लोग लिखते हैं एक और कि अप्लाइड रिसर्च पर फोकस नहीं होता है हमारा, है ना। हम लोग भी जानते हैं कि एक बहुत बड़ी जरूरत है जो कि हमारे ग्लोबल कंपिटिटिवनेस को चैलेंज करता है ना। हम लोग अभी ग्लोबल लेवल पर ऐसा बहुत ज्यादा चीज कुछ कर नहीं पाते हैं। हम लोग को पता है कि जो भी हम लोग प्रोड्यूस कर रहे होंगे वो ग्लोबली अगर हम लोग देखें तो वो 10 कदम आगे होंगे कोई भी इंसान। फॉर एग्जाम्पल, हमारे जैसे गगनयान मिशन है। गगनयान मिशन क्या है? क्रूड मिशन है, जिसके अंदर इंसान लोअर ऑर्बिट पर जाएंगे पहली बार इंडिया से। बाकी लोग 1960 में जा चुके हैं, हम लोग कहां हैं? 2025 में जाएंगे। तो सोच लो, हम लोग कम से कम नहीं तो उनसे 65 साल पीछे हैं, 65 साल पीछे, बहुत पीछे। लेकिन हम लोग अच्छा काम कर रहे हैं, हमारी ग्रोथ जो है वो अब बहुत अच्छी है। देखो उस टाइम पर हमारी भी मजबूरियां थी, उनको कोई ब्रिटिश राज आके 200 साल रूल करके नहीं गया है, तो ऐसा ब्लेम करने का चीज तो नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ा सा और अच्छे से हम लोग डेफिनेटली कोशिश कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग कुछ ग्लोबल चैलेंजेस की बात करते हैं। मतलब ये जो भी चीज है ना, ये बेसिकली हमारे लिए एक प्रकार से साइंस एंड टेक्नोलॉजी में इंडियन पर्सपेक्टिव था। अगर सिमिलरली इसी तरीके से हम लोग कुछ ग्लोबल चैलेंजेस और उनकी नेसेसिटी के बारे में पढ़ते हैं कि मतलब कि पहले तो वो ग्लोबल चैलेंज है क्या, और दूसरी तरफ प्रॉपर्ली वो जो भी मुद्दा है उसके चैलेंजेस एक्चुअल में कैसे हम लोग फेस कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं ग्लोबल चैलेंजेस, है ना, ग्लोबल चैलेंजेस। इस कलर से लिखूं, चलो इससे लिख, ग्लोबल चैलेंजेस। ग्लोबल चैलेंजेस में सबसे पहला जो है वो है, देखो वही जैसा मैंने बताया कि देखो भाई हर सिक्के के दो पहलू हैं, तो उसका एक पहलू खराब भी हो सकता है, और इसीलिए मैं यहां पर पहले नंबर पर लिख रहा हूं ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन से बहुत ज्यादा मिलता जुलता एक शब्द है वेस्टर्नाइजेशन। क्या आप मुझे कमेंट सेक्शन में इन दोनों के मतलब के, दोनों के बीच अंतर को समझा सकते हो? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ग्लोबलाइजेशन एंड वेस्टर्नाइजेशन? नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बता दो बच्चों, बड़ी बड़ी खुशी मिलेगी मुझे ये पढ़ के कि आप लोग को ये बात का अंदाजा है कि हमारा वेस्टर्नाइजेशन क्या है और ग्लोबलाइजेशन क्या है। ठीक है, तो ग्लोबलाइजेशन मतलब क्या है? जहां पर हमारा ये पूरा वर्ल्ड एक विलेज बन जाए, एक गांव बन जाए, मतलब कि एक लोकल एरिया में डिफाइंड हो जाए। मतलब कि ग्लोबलाइजेशन का मतलब कि लोग एक दूसरे से बहुत ज्यादा इंटीग्रेटेड फील करें, हमारे जो कस्टम्स हैं वो एक दूसरे से बहुत ज्यादा मिलजुल के बात करें। ग्लोबलाइजेशन जो है वो वैसे तो देखो ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन या फिर दूसरे अलग अलग टेक्नोलॉजीज में बहुत अच्छे से लोगों को सपोर्ट भी करता है, लेकिन इसके साथ साथ इसके अपने चैलेंजेस हैं, है ना। जैसे कि हमारे कुछ मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस जैसे कि टाटा मोटर्स, रिलायंस, इन लोगों ने बहुत बहुत खतरनाक काम किया, ग्लोबल स्केल पर ये सब काम कर रहे हैं। लेकिन इनके चैलेंजेस क्या है? जैसे कि इकोनॉमिक डिस्पैरिटी, ये जितना ज्यादा ग्लोबल होते जाते हैं हमें दिखता है कि गरीब और गरीब हो गया है, अमीर और अमीर हो गया है ना। अभी आप लोगों ने हाल फिलहाल में ये अंबानी भाई साहब की शादी देखी थी, है ना। क्या लैविश शादी थी भाई साहब, जितने करोड़ उन्होंने इस 2-4 दिन तो नहीं यार, 1.5-2 महीने की शादी में खर्च कर दिए होंगे, उतने पैसे तो शायद हम लोग सपने में सोच भी पाए कि कभी जिंदगी में कमा भी पाएंगे कि नहीं कमा पाएंगे, है ना। उन्होंने पानी के जैसे वो पैसे बहाए। उनके लिए चलो अपना एक बिजनेस प्लान होगा, वो उस पर अलग अलग टिप्पणियां लोग कर रहे हैं, वो हमारा डिस्कशन का मुद्दा नहीं है। लेकिन मुझे ये बताना है कि इसी ग्लोबलाइजेशन की वजह से जो मोटा मोटा चैलेंज हम लोग को फेस हो रहा है, वो यही समझ में आ रहा है कि इकोनॉमिक डिस्पैरिटी हमारी बढ़ती जा रही है। इकोनॉमिक डिस्पैरिटी हमारी बढ़ती हुई दिख रही है, मतलब कि गरीब और गरीब होता जा रहा है, अमीर और अमीर होता जा रहा है इस ग्लोबलाइजेशन के चलते। दूसरा, हमारा कल्चरल इरोजन। अब आप लोगों ने आजकल देखा होगा, वैसे तो देखो साइंस के फील्ड का ये एग्जांपल नहीं है, लेकिन मैं यूं ही बता रहा हूं, हमारे इंडिया में तो यार देखो सब लोग बढ़िया धोती कुर्ता पैजामा पहनने वाले लोग थे। लेकिन अब आज के टाइम पर क्या होता है, अरे वो कोरियन जींस जो आई है भाई साहब, पॉकेट पॉकेट लगे हैं और लगता है कि उस कपड़े में कम से कम 3-4 पैंट बन जाती है इसकी। लेकिन कुछ नहीं, रिसोर्स का आप बोल तो फैशन है, अब उसमें 4 पैंट बन जाती है, लेकिन अब एक ही पैंट पहन के मस्त चल रहा है वो, उतने ही कपड़े में। तो फैशन है, लेकिन क्या है, हमारा जो कल्चर था, कल्चर में हमारे पैजामे भी तो बड़े ढीले ढीले से थे, क्यों नहीं पहनते हो भैया, है ना। कुर्ते क्यों नहीं पहनते हो? वो ऐसी शर्ट्स आजकल आ गई हैं, यहाँ पर आपने देखा होगा, वो पता नहीं अलग तरीके की कॉलर होती है, यहाँ पर एक ट्रायंगल और बना होता है, फिर बटन होती है, ऐसा लगता है गोवा घूमने के लिए हमेशा रेडी हैं हम लोग। और कलर भी वैसे ही होता है, फूल पत्तियां बनी, एकदम मजा ही आ जा रहा है देख के, अरे वाह गोवा घूमने जा रहा है। फैशन फैशन की बातें हैं, बट ठीक है, हमारा कल्चरल इरोजन देखने को मिलता है हमेशा।
साथ ही साथ हम लोग ये देखते हैं कि हमारे कंजम्पशन पैटर्न जो है वो चेंज हो जाते हैं। मतलब कि पहले हमारे यहाँ पर आपको पता है कि जो घर वर बनते थे बड़े ही शानदार बनते थे, रेफ्रिजरेटर, एसी, इन सब की जरूरत नहीं पड़ती थी। लेकिन धीरे 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 जिस हिसाब से हम लोग ग्लोबलाइजेशन की तरफ आगे बढ़ते गए, हम लोगों को इन सब चीजों का भी चस्का लगा और हम सब इन्वायरमेंट को पोल्यूट करने के लिए और आगे आगे हम लोग, तो हम लोग बोल सकते हैं इन्वायरमेंटल इंपैक्ट भी कहीं ना कहीं एक बड़ा चैलेंज बन जाता है इससे। इन्वायरमेंटल इंपैक्ट भी इसका बढ़ जाता है। ठीक, और क्या दिक्कत है? हम लोग बोल सकते हैं कि देखो जो भी हमारा ग्लोबल इकोनॉमिक ट्रेंड है वो काफी हद तक फ्लक्चुएट जब करता है ना, तो उससे अच्छे अच्छों की जिंदगी तबाह होती है और वो ग्लोबली तबाह होती है। मतलब हर जगह उसका देखोगे आप, 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस देख लो, या फिर जो भी हिस्ट्री में आजकल के टाइम पर जो भी क्राइसिस सिचुएशन आया हुआ है, उस क्राइसिस सिचुएशन में जैसे कि अभी मान लो यूक्रेन और रशिया वॉर चल रहा है ना, रशिया यूक्रेन वॉर जो है उसके अंतर्गत अभी हमारे प्रधानमंत्री साहब गए भी थे मिलने जुलने यहाँ पर। तो रशिया यूक्रेन वॉर से आप समझो ऑयल प्राइसेस कितने ज्यादा बढ़ चुके हैं, और ऑयल प्राइसेस क्या हम और आप नहीं झेल रहे हैं बढ़े हुए रेट्स के, तो लड़ाई कहीं और हो रही है, बट उसका असर सब जगह दिख रहा है। क्यों? क्योंकि ग्लोबलाइजेशन के तहत हम सब लोग ऑयल इंपोर्ट करते हैं हर जगह से। तो इन सब का ग्लोबल इकोनॉमिक ट्रेंड जो होता है उससे ग्लोबल इफेक्ट भी पड़ता है, ग्लोबल लेवल पर उसका खामियाजा भी भुगतना पड़ता है। तो एक तो ये हो गया हमारा। दूसरा हम लोग बोल सकते हैं ग्लोबल वल्नरेबिलिटी, इसका आप ऐसे लिख लो, ग्लोबल वल्नरेबिलिटी। दूसरे नंबर पर हम लोग देखते हैं रिसोर्स डिप्लीशन, है ना। रिसोर्स डिप्लीशन क्या है? ये रिसोर्स डिप्लीशन देखो, हम लोग बहुत सारी चीजों को कंज्यूम ज्यादा तेज कर रहे हैं और उसको वापस से बनाने का काम कम कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल सबसे बेस्ट एग्जांपल आपका कोल है। जितने भी नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी हैं, एग्जांपल के तौर पर आप कोल को देख सकते हो। कोल कोल को बनने में भाई साहब 250-300 मिलियन साल लगे हैं, तब जाके ये कोल मिल रहा है अभी आज के टाइम पर। जो एंथ्रासाइट कोल है हमारे यहाँ पर तो चलो बिटुमिनस कोल मिलता है, बट ये जो एंथ्रासाइट कोल है ये आज से 300-400 मिलियन साल पहले बनना शुरू हुआ था, तब जाके आज ये एंथ्रासाइट बेस्ट बेस्ट क्वालिटी ऑफ कोल मिल रहा है। लेकिन सोचो हम क्या कर रहे हैं, माइनिंग कर रहे हैं, कोल माइनिंग के साथ साथ उसको फटाफट से थर्मल पावर प्लांट में डाल के जला के बिजली पैदा करके खुश हो रहे हैं, है ना। इन सब चीजों में क्या हो रहा है कि हमारा हमारा कंजम्पशन रेट जो है, कंजम्पशन रेट इज मोर देन रिप्लीशन या फिर रिप्लेनिश। जितने दिनों में वो वापस से रिप्लेनिश हो जाएगा उससे कहीं ज्यादा हमारा कंजम्पशन रेट है। तो इसीलिए अब ये सही नहीं हो पाएगा, है ना, दिक्कत आएगी। हम लोग भले ही रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी पर कितना भी शिफ्ट हो जाए, बट ये प्रॉब्लम हमेशा रहेगी और ये ग्लोबल लेवल की प्रॉब्लम है। आप सोचो कि जो हमारे यहाँ पर थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज, मान लो इंडिया है, इंडिया तो यार अभी अभी डेवलपिंग स्टेज में ही है। जो सोचो कि यूएसए जैसी कंपनी है, यूरोपियन यूनियन के जितने भी कंट्रीज हैं, फ्रांस, जर्मनी, यूके, इन लोगों ने थर्मल पावर प्लांट का इस्तेमाल नहीं किया, दबा के इस्तेमाल किया है। और जब इन्होंने इस चीज को खूब रिसोर्स को डिप्लीट कर दिया और उसके बाद अपना पूरा डेवलप हो गए, अब सबके सामने आके डंका बजा के कहते हैं कि भाई साहब अरे ये तो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, भाई साहब ये तो ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, सब लोग बंद करो कोल, सब लोग बंद करो थर्मल पावर प्लांट। क्यों बंद करें भाई? तुमने किया था अपने डेवलपिंग स्टेज पर, जब तुमने नहीं किया था तो हमसे क्यों एक्सपेक्ट कर रहे हो? लेकिन होता तो यही है, आप सबको भी पता है। तो प्रेशराइज तो वो लोग करते हैं इस चीज को, लेकिन इतना सही चीज नहीं है। हम लोग भी इस बार अभी जो बजट आया है, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने इसको अभी पेश किया था, तो उसमें भी उन्होंने ये बात बहुत साफ साफ बोल दी है कि भैया हम लोग अभी डेवलपिंग स्टेट हैं और डेवलपिंग स्टेज पर होने के नाते हम लोग तो अभी अपना थर्मल पावर प्लांट बंद नहीं कर सकते हैं, हम लोग अभी भी कार्बन एमिट करेंगे। हाँ, हम लोग कोस्टल एरिया में ज्यादा बिलोंग करते हैं, हमारा 7500 किलोमीटर का कोस्टल बाउंड्री है, लेकिन उसके बावजूद भी हम लोग क्या करेंगे? हम लोग को ग्लोबल वार्मिंग होगी तो यार हमारा भी तो कोस्टल एरिया इतना 7500 किलोमीटर का वो भी तो डूबेगा, उसकी दिक्कत हमें भी आएगी। तो हमें बैलेंस से साबित करना है, लेकिन हम साफ साफ बता दे रहे हैं कि हम लोग बंद नहीं कर सकते हैं क्योंकि अभी हम लोग डेवलपिंग स्टेज पर, हमें सस्ते सोर्सेस चाहिए चाहिए ऐसे, है ना। तो इस तरीके से आप बोल सकते हो नेशनल मिशन फॉर ग्रीन इंडिया ये चलाया था, नेशनल एक्शन प्लान फॉर क्लाइमेट चेंज के अंतर्गत में। ये सारी चीजें हैं। चैलेंजेस क्या क्या हैं? आप बोलो सस्टेनेबिलिटी कंसर्न्स हैं, जितने भी हमारे फॉसिल फ्यूल्स हैं, वाटर है, प्योर वाटर, ड्रिंकिंग वाटर, ये सारी चीजें हम लोग को नहीं मिल पा रही है, मिनरल्स हैं, बहुत सारी चीजें हैं। फिर इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन यहाँ पर देखने को मिलता ही है, सब चीजें आपस में रिलेटेड है वैसे तो। फिर इसके बाद आता है एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन, है ना। मैं आपको समझा ही रहा था अभी कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के नाम से भी कुछ चीजें होती हैं। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन, है ना। ये दिक्कत की बात है भाई। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन के अंतर्गत आप लोग को ये हमेशा देखने को मिलेगा कि इंटरनेशनली ऐसा कोई यूनिवर्सल लॉ जल्दी से साथ में होते हुए नहीं दिखता। जैसे कि मान लो अभी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, आप बताओ अच्छा कि नीम का पेड़ आप लोग गांव गांव में देखते हो, है ना। आपको लगता नहीं है कि यार नीम का पेड़ इतने ज्यादा स्तर पर जो लगाया गया है वो इंडिया से बना होगा या फिर इंडिया ही इसका ओरिजिन होगा? भाई साहब यूएसए जो है वो नीम के पेड़ पर पेटेंट लेने गया है, जा रहा था तो मना कर दिया, यहां पर फाइट हो गई उससे, यूएसए से, कि भाई साहब वैदिक पीरियड से हमारे यहाँ नीम, तुलसी ऐसे पेड़ों को पैदा किया जा रहा है, आयुर्वेद में इनका कितना सारा योगदान है, और आज के दिन पर तुम पेटेंट लेने जा रहे हो। हल्दी, हल्दी के साथ भी यही हुआ। तो ये सब जितनी भी चीजें हैं ये इंटरनेशनली हमारे, वैसे तो देखो ये सब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के एग्जांपल्स नहीं है, ये सब तो वैसे तो फिजिकल प्रॉपर्टी, पेटेंट वगैरह के हैं। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, हाँ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी भी है वैसे तो देख लो, उसके अंदर भी नीम का पेड़ और ये सब तो आएगा ही। हाँ ठीक है, आएगा आएगा, बिल्कुल आएगा।
लेकिन फिर भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के अंदर में बेसिकली वो सारी चीजें आती हैं जिसमें कि आप लोग दिमाग लगा के कोई चीज बनाते हो, मशीन बनाते हो कोई चीज, है ना। हम लोगों ने कोई मशीन बनाई, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। एग्जांपल के तौर पर हम लोगों ने अपने मॉडर्न पीरियड में, मॉडर्न इरा में, जब 1800-1900 की बात हो रही थी, 1900 ईयर चल रहा था, ईयर 1900, 1950s, इन सब टाइम पर भी हम लोगों ने बहुत सारी चीजों को डेवलप किया। लेकिन उस टाइम पर हम लोग को आइडिया नहीं था और हम लोग ये भी सोचते थे कि यार हम लोग तो समाज के कल्याण के लिए सब सारी चीजें बना रहे हैं। अंग्रेजों को बात पता थी, लेकिन वो सब के सब यहाँ चोरी करके ले जाते हैं, वहां पर उसी आइडिया को थोड़ा बहुत मॉडिफाई करके अपने अपने नाम पर पेटेंट करा लिया उन्होंने। और आज हम लोग उन्हीं के नाम रखते हैं कि ये किसने बनाया, उन्होंने बनाया। अरे उससे पहले हमारे देश के लोगों ने बना दिया, बस उनको नाम नहीं लिखवाया उन्होंने। तो भी अब दिक्कत हो गई तो हो गई। तो इसलिए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन का हमेशा से ये दिक्कत होता ही होता है। हालांकि इंडिया का अपना खुद का भी पेटेंट एक्ट है, बहुत सारे एक्ट्स हैं, आईपीआर के अंदर हम लोग पढ़ेंगे, 8-9 एक्ट है टोटल। तो इन टोटल एक्ट्स के अंतर्गत बहुत बार देखते हैं फार्मर राइट्स की बात होती है, डिजाइन की बात होती है, जो हमारा प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, मदरबोर्ड वगैरह आता है ना, इन सब का भी पेटेंट मिलता है। ट्रेडमार्क की बात होती है, इन सब के लिए कॉमन राइट, कॉमन लॉ बनता है, यूनिवर्सल लॉ बनता है, जिसमें कि ये सब चीजें लोग बोलते तो हैं कि हाँ हम यूनिवर्सल लॉज को फॉलो करने की बात करेंगे, लेकिन आपको पता है कि उतना हो नहीं पाता है। तो जैसा कि मैं आपको एग्जांपल देता हूं, जब भी मान लो कोई मेडिसिन है ना, मेडिसिन जब भी कोई बनाता है, 15-20 साल का रिसर्च इन्वॉल्व होता है। उस रिसर्च के चलते वो क्या करता है ना, पेटेंट जब भी लेने जाता है तो वो उस पे पेटेंट लेने के साथ साथ वो एक कॉन्सेप्ट पर आता है, एवरग्रीनिंग ऑफ पेटेंट, है ना। एक कॉन्सेप्ट है एवरग्रीनिंग ऑफ पेटेंट। ये एवरग्रीनिंग ऑफ पेटेंट का क्या मतलब है? मान लो कि किसी भी चीज का पेटेंट आपको 15 साल के लिए मिला था, है ना। अब जैसे ही आपको पता चला 15 साल तक तो आपने दबा के उसको महंगे रेट पर बेचा है, क्योंकि आपके पास सोल ओनरशिप है इसकी, पेटेंट मिला हुआ है इस चीज पर, कोई और प्रोड्यूस ही नहीं कर सकता है। 15 साल के बाद जैसे ही खत्म होने वाला था, तब से आपको ये चिंता सताने लगी कि भैया जिस स्पीड से कमा रहे थे अब तो वो खत्म हो जाएगा, 15 साल बाद तो अब सब लोग इसको कॉपी कर लेंगे। तो आप लोगों ने क्या किया, उसके लिए एक छोटा सा चेंज किया और वापस से पेटेंट ऑफिस में गए और बोले यूरेका यूरेका, हमने नया प्रोडक्ट बनाया बाबा, नया प्रोडक्ट बनाया, ये देखो। तो वो देखेगा, कहेगा भाई साहब किसको बना रहे हो, यहाँ पे सी लिखा है क्या? नहीं ना। तो फिर उसके बेसिस पर जरा ये चीज समझो कि आपने एक छोटा सा चेंज किया, और इस छोटे से चेंज को हम लोग कैसे बता दे रहे हैं, नया प्रोडक्ट है। नहीं 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 नहीं, नया प्रोडक्ट नहीं है भाई साहब, ये आपके लिए एवरग्रीनिंग ऑफ पेटेंट है और इसको हम अलाउ नहीं करते हैं, नहीं मिलेगा पेटेंट, सब बनाएंगे अब इसको, है ना। ये है एवरग्रीनिंग ऑफ पेटेंट। और एक इसी में और भी तरीके से एक और कॉन्सेप्ट है जिसको हम लोग बोलते हैं कंपल्सरी लाइसेंसिंग। कंपल्सरी लाइसेंसिंग, ये दोनों के दोनों कॉन्सेप्ट जो आपके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन के अंदर में आते हैं। कंपल्सरी लाइसेंसिंग में एक ऐसा भी लॉ है जो कि आपको इस बात की पावर देता है कि कोई भी कंपनी कुछ भी प्रोड्यूस कर रहा, अगर आपको भी वो प्रोड्यूस करना है, मान लो कि वो कंपनी मनमानी कर रहा है अपनी, है ना, मिलना चाहिए 2 रुपए का और दे रहा है 5,000 रुपए का, मनमानी है, कौन कर देगा यार ये चीज, लेकिन अब वही सिर्फ दे सकता है, नहीं। तो उन्होंने बोला कि यार देखो, जब भी ऐसा कोई कंट्री है या फिर कोई भी ऐसा ओनर मनमानी करे तो उसके लिए हम एक साइड रूल निकालते हैं। ये साइड रूल है कंपल्सरी लाइसेंसिंग का। कंपल्सरी लाइसेंसिंग से मान लो मैं एक गरीब देश में एक कोई भी मैन्युफैक्चरर, दूसरी कोई कंपनी है मान लो XYZ, वो बहुत महंगे रेट पर दे रहा है कोई दवा, तो मैं अपने यहाँ कंट्री पर जाके पेटेंट ऑफिस में जाके बोलूंगा कि भाई साहब वो फला कंपनी XYZ है, उन्होंने बहुत महंगी दवाइयां निकाल रही हैं, आप मुझे इसका फॉर्मूला दो, मैं प्रोड्यूस करूंगा, सस्ते में दूंगा, 2 रुपए के ऊपर नहीं बेचूंगा, डन है। तो कंपनी जो पेटेंट ऑफिस है वो आपको सारा फॉर्मूला दे देगी। क्यों? कंपल्सरी लाइसेंस। कंपल्सरी लाइसेंसिंग का मतलब यही है कि आपको उस XYZ कंपनी से पूछने की जरूरत नहीं है, इफ द नीड अराइजेस, और ये नीड क्या है ये डिफाइन नहीं किया गया, इफ द नीड अराइजेस टू अ वीकर सेक्शन या फिर टू अ पुअर कंट्री, वो अपने आप से मैन्युफैक्चर कर सकती है, सिंपल। इसी को बोलते हैं कंपल्सरी लाइसेंस, है ना। तो ये दो कॉन्सेप्ट अब आप समझ लो कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट पर ये दो, कोई बोलता है जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं वो बोलते हैं कि यार कंपल्सरी लाइसेंसिंग गलत चीज है यार, हम लोग इतने मेहनत से कोई चीज बनाते हैं, आप लोग तुरंत कॉपी कर लेते हो उसको, तो हम कमा नहीं पाते सही तरीके से, हमारा रिसर्च एंड डेवलपमेंट आगे कैसे कंटिन्यू होगा, बहुत सारी दिक्कतें आएंगी, लेकिन हम लोग मानते नहीं है। तो इस तरीके से ना बहुत सारे इश्यूज यहाँ पर चलते रह रहे हैं कंपल्सरी लाइसेंसिंग और एवरग्रीनिंग ऑफ पेटेंट को लेकर। फिर इसके बाद आता है कि हमारा जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट है वो कितने एम्फेसिस के साथ में बढ़ रहा है ना, ग्लोबल लेवल पर कितना ज्यादा साइंस एंड टेक्नोलॉजी को हम लोग इंटीग्रेट करके देख रहे हैं। तो इसमें भी बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, जैसे कि यहाँ पर भी फंडिंग का, स्किल्ड वर्कफोर्स का, साथ ही साथ मार्केट रिसर्च और इंडस्ट्री रिक्वायरमेंट के बीच का जो गैप है, ये सब चीजें हमने ऑलरेडी पढ़ी है, इसलिए मैं दोबारा से नहीं लिख रहा हूँ। ग्लोबली भी ये सारे चैलेंजेस देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो कंक्लूजन के तौर पर तो देखो यार, यही सब बोलेंगे हम लोग कि इंडिया हिस्टोरिकली, अभी तक जितना भी हम लोगों ने पढ़ा, हम लोगों ने समझा कि इंडिया जो है हिस्टोरिकली साइंस के फील्ड में बहुत ही रिच रहा है। यहाँ के लोगों ने ऐसे ऐसे इन्वेंशन किए हैं, ऐसी ऐसी डिस्कवरीज की हैं जो कि शायद किसी दूसरे देश की धरती पर नहीं हुआ होगा। तो इसलिए हमें उसको प्रिजर्व करना चाहिए, हमें अपने ट्रेडिशनल नॉलेज को थोड़ा सा कंजर्व करके चलना चाहिए, उनके ऊपर डिपेंडेंट होकर चलना चाहिए। और साथ ही साथ हम लोग को सेल्फ रिलायंट बनना है। सेल्फ रिलायंट मतलब हर एक चीज को इंडिजिनाइज करना है, क्या बोलते हैं इसको, मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया, ये करके चलना है। आत्मनिर्भर भारत की तरफ बढ़ना है, विकसित भारत की तरफ बढ़ना है। तो 2047 का जो एजेंडा है ना हमारा विकसित भारत का, तो हमें अपने विकसित भारत की तरफ आगे बढ़ना है। सब कुछ मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया होना चाहिए, है ना। और इसके साथ साथ हम लोग एक सस्टेनेबल फ्यूचर की बात करते हैं। वो कोई भी सेक्टर हो सकता है, वो हेल्थ केयर हो सकता है, वो एग्रीकल्चर का क्षेत्र हो सकता है, वो कम्युनिकेशन का क्षेत्र हो सकता है, वो एनर्जी का क्षेत्र हो सकता है, कोई भी क्षेत्र हो, उन सब में हम लोग को आगे बढ़ करके हिस्सा लेना है। और हम लोग इसी तरीके से लोगों के लाइफ की क्वालिटी को इनहैंस करने की चेष्टा, प्रयत्न करते रहें, ठीक है। तो यही चैप्टर था आपका पूरा पहला। फिर अगले चैप्टर में हम लोग जब आगे बढ़ेंगे तो हम लोग
इंडिया साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेक्टर का एक ओवरव्यू लेंगे कि इंडिया में एक्चुअल में साइंस एंड टेक्नोलॉजी को कैसे हम लोग आगे बढ़ाते हैं। ये थोड़ा बड़ा चैप्टर है आपके लिए, बट इसको अगेन मैं काफी क्रिस्प करके ही आपको पढ़ाऊंगा, क्योंकि इसमें बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन है जो कि आप लोग के काम की नहीं है फिलहाल अभी के लिए, है ना। तो उसको मैं एलिमिनेट करके ही पढ़ाऊंगा। तो डोंट वरी, हम लोग उसको भी जल्दी खत्म करेंगे, बहुत ही जल्द खत्म करेंगे। तो ये था हमारे लिए पहला चैप्टर आज का, और ये द एंड होता है। आशा करता हूं कि आप लोग को ये पूरी लेक्चर अभी तक देखा होगा। एक काम करो यार, जिसने अभी तक यहाँ तक देखा यार, नीचे कंप्लीट लिख के बता दो, और मजा आया कि नहीं ये भी लिख के बता दो मुझे, कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी पढ़ने में मजा आ रहा है कि नहीं, बातें समझ में आ रही है कि नहीं, एग्जांपल्स जो मैं दे रहा हूँ वो आपके पल्ले पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है। अगर इसमें कुछ भी चेंजेस आप लोग चाहते हो तो वो भी सजेस्ट करो मुझे, अगले लेक्चर से मैं वो भी चेंज करके दूंगा आपको। तो बस आज के चैप्टर में इतना ही था। आशा करता हूँ कि आपको चैप्टर मजेदार लगा होगा, साइंस में थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट जगा होगा, और हम लोग आगे चल के हर एक चीजों को बड़े ही आसानी से, बड़े ही रोजमर्रा की जिंदगी के एग्जांपल्स के साथ में खत्म करेंगे। एक काम कर देना बस आप लोग, नीचे जितने भी लोगों ने ये चैप्टर पूरा कंप्लीट कर लिया ना, वो कंप्लीट लिख देना। और आपको इस पीपीटी के बारे में अगर कुछ भी जानकारी चाहिए हो तो वो इसका पीडीएफ में बहुत ही जल्द इस टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। और आप लोगों में से जितने भी लोग मुझसे जुड़ना चाहते हैं, अगर कोई भी आपके मन में सवाल है यूपीएससी प्रिपरेशन से रिलेटेड, साइंस एंड टेक्नोलॉजी या ज्योग्राफी से रिलेटेड, आप मुझे डेफिनेटली कनेक्ट कीजिए यहाँ पर इस टेलीग्राम चैनल पर। इसको स्कैन कर सकते हैं, या फिर आप टेलीग्राम पर शिवम सर पीडब्ल्यू लिख के सर्च कर लीजिएगा, मैं वहां पर भी आपको मिल जाऊंगा, और आपसे वहीं पर फिर मेरी 1-to-1 बातचीत भी हो सकती है। तो मिलते हैं, आज के लिए बस इतना ही था। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग इट वेरी पेशेंटली फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच।